अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद में मौसम जो है वो दिन ब दिन सर्द होता चला जा रहा है और यूं महसूस हो रहा है कि स्मोक के असरात भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। लेकिन स्मोक के असरात तो बढ़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ कोरोना वायरस के असरात भी शहर पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज का मौसम कैसा रहेगा, आज हम टुडेज वेदर में नहीं जानेंगे, क्योंकि रमजान मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है। रोजाना हमें अपडेट करते हैं मौसम के हवाले से। तो मिर्जा साहब से पूछ लेते हैं। मिर्जा साहब, क्या कहेंगे, आज का मौसम कैसा रहेगा? काली गनगोर घटाएं आखिर कब बरसेंगी शहर फैसलाबाद? बड़ी अजीब सी बात है कि हम इन दिनों में इस क्लाइमेट चेंज में चले गए हैं कि जब हमें बारिशों की जरूरत होती है तब बारिशें नहीं होती, और जब हमें जरूरत नहीं होती तब बारिशें जो हैं वो हो जाती हैं। इस पे तो बात करते हैं, लेकिन आज का मौसम जो है वो ये है कि जिस तरह रोजाना सुबह के वक्त हम बताते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ लम्हा ब लम्हा जो है गर्मी की शिद्दत कम होकर अब सर्दी की तरफ बढ़ना शुरू हो गई है। गर्मी मुकम्मल तौर पर रुखसत नजर आती है और जो रात का मौसम है उसमें खुनकी मौजूद है। मौसम में ठंडक आना शुरू हो गई है। जो ही सूरज जो है वो अपनी आंखें खोलते हैं फैसलाबाद में, तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो खुशगवार भी होता है। सुबह के वक्त जो धीमी किरणें हैं वो मन को भाती भी हैं। सूरज सर पे आते हैं तो थोड़ी सी हिद्दत महसूस होती है, लेकिन उस हिद्दत के एहसास से पहले ही गुरूब का वक्त जो है वो करीब आना शुरू होता है। और फैसलाबाद में सूरज गुरूब होते ही फिर खुनकी का राज होता है रात भर, यहां तक कि अब सूरत हाल ये है कि लिहाफ के जो है वो अब लेटना जो है वो थोड़ा मुश्किल नजर आता है। तो वो इलाके जो कि सनती सेक्टर से बाहर हैं वहां पर रात में सर्दी भी महसूस होती है। और आज जो कम से कम दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो 13 कुछ डिग्री सेंटीग्रेड है। उम्मीद की जा रही है कि भी आने वाले दिनों में मजीद दर्जा हरारत जो है वो तेजी से कम होगा और जो दिन भर का दर्जा हरारत है वो भी 30 से 31 के दरमियान जो है वो अटका हुआ है। ये दर्जा हरारत जो है वो दो सूरतों में फेवरेबल भी है और जो नॉन फेवरेबल भी है। वो फेवरेबल इसलिए है कि इस टेम्परेचर पर जब दर्जा हरारत 15 से नीचे आना शुरू हो जाए तो डेंगू की जो अफसाइश है वो रुक जाती है, क्योंकि उसके लिए 15 और 40 के माबैन का दर्जा हरारत जो है वो फेवरेबल है। तो इससे फैसलाबाद का मौसम जो है वो फेवरेबल है। लेकिन अब टेम्परेचर गिर रहा है तो हवा में नमी का तनासुब बढ़ रहा है और वो मुअल्लक ज़रात जो इस वक्त फिजा में खाक की सूरत में मौजूद हैं, वो जब भारी हो जाएंगे तो जमीन की तरफ लपकेंगे तो स्मोक का अंदेशा जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये दोनों सूरतें जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर बारिशें हो जाती हैं तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन अभी महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में दूर दूर तक बारिशें जो हैं वो दिखाई नहीं दे रही, जिससे नजर ये आ रहा है कि स्मोक भी छाएगी, इंसानी सेहत भी मुतासर होगी, खुश्क सर्दी पड़ेगी, फ्लू और इस तरह के अमराज जो हैं वो भी फैलेंगे। तो शहरियों को थोड़ी सी अभी ख्याल करने की जरूरत है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता बरस की बात की जाए, कोरोना वायरस की लहर जब पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट की तो बारिशें हुई थी और उन बारिशों का बहुत फायदा भी हमें हुआ था। खुश्क सर्दी जो है वो खतरे की अलामत है हमारे लिए। जहां पे दूसरे फ्लू आएंगे, कोरोना वायरस के बढ़ने का खतरा भी जो है हमारे माशरे के अंदर मौजूद रहेगा। लेकिन जनाब, हमारे शहर फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो एक और बड़ा आजाज हमारे शहरी ने हासिल किया है। दुनिया भर के अंदर मकबूलियत हासिल करने वाले उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब पहले पाकिस्तानी बन गए जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर 50 लाख सब्सक्राइबर हासिल कर लिए हैं। और इतने सब्सक्राइबर बनाने वाले ये पहले पाकिस्तानी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे व्लॉगर्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके पास इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है जितनी उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब के पास मौजूद है। क्योंकि इनके पास जो सब्सक्राइबर हैं वो ना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि उसमें इंडिया की भी बड़ी तादाद है। इंडिया में भी इनके पाको हिंद के अंदर बहुत बड़े फैंस मौजूद हैं। इतने सब्सक्राइबर होने के बाद उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब ने वीडियो पैगाम भी जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है। और ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि इनकी तरक्की की वजह से इनका नाम कहीं पे भी मंसूब किया जाता है तो ये देखा जाता है कि इनका ताल्लुक शहर फैसलाबाद से और मिलके पाकिस्तान की जो है ये शहरी हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, जहां पे भी जा रहे हैं हमारे मुल्क का नाम रोशन हो रहा है, हमारे शहर का नाम रोशन हो रहा है। और आज भी जब भी उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब से पूछा जाता है तो उनका कहना है कि पाकिस्तान
में फैसलाबाद और दुनिया भर में भी फैसलाबाद जैसे शहरी कहीं पे मौजूद नहीं, क्योंकि जितनी लज्जत से, जितने प्यार से, जितनी आहिस्तगी से, जितनी शाइस्तगी से ये म्यूजिक को सुनते हैं, समझते हैं, इन जैसी मिसाल कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती। और हमारी मिट्टी तो वैसे ही इस कदर जरखेज है कि यहाँ से पैदा होने वाला शख्स जो है, अगर उसके अंदर हुनर मौजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने शहर या मुल्क की हद तक नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर अपना नाम जो है वो बना लेता है। इसी तरह असल में ये कहा जाता है ना, हमारे यहाँ पंजाबी की रवायत है कि गुरती किसकी है, तो ये कहा जाता है कि उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब को गुरती उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की है। और नुसरत फतेह अली खान साहब वो शख्स हैं जिनकी गायकी आज भी कोई भी, मतलब वो वाहद मैंने जिंदगी में शख्स देखा है कि इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जितने भी इन्होंने कवालियां पढ़ी है, जितने भी सॉन्ग्स गाए उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने, एक भी फ्लॉप नहीं और एक भी सुपरहिट जो है वो होगा कि सुपरहिट ना हो। तमाम के तमाम सुपरहिट हैं, तमाम के तमाम ऐसे गाने हैं जिनके मिलियंस में व्यूज हैं और लोगों ने इस कदर उनको पसंद किया है। ये वाहद वो शख्स था जिसका कोई भी फ्लॉप सॉन्ग नहीं था और उन्हीं के गाए हुए गानों को, उन्हीं के गाई हुई कवालियों को बहुत सारे लोग आज भी पढ़ के, आज भी गा के, महफिल समा में हो, ट्रैक्स हो, गा के जो है वो अपना नाम बना रहे। तो रमजान क्या कहेंगे, हमारे शहर के शायर हों, अदीब हों, फनकार हों, थिएटर आर्टिस्ट हों, एक्टर हों, सिंगर हों, तमाम के तमाम जो हैं वो एक आला मुकाम रखते हैं और पाए की शायरी की जाती है। अदब में पाए के लोग हैं। अगर संगीत की तरफ जाएं तो सुर ऐसे ऐसे लगाते हैं कि सुनने वाले को मदहोश करते हैं। क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं, फैसलाबाद जहां पर इस हवाले से इसमें बड़ा टैलेंट मौजूद है और पिछले दिनों में बहुत सारे बच्चे भी आप ही ने इंट्रोड्यूस करवाए जिन्होंने जो था वो इन्हीं असातिज़ा का जो कलाम पढ़ा हुआ था या गाने थे उनको रिप्रोड्यूस किया, उनको गाया और उन्होंने शोहरत भी हासिल की। मैं ये समझता हूं कि फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाला कोई ही शायद ऐसा गायक हो या सूफियाना कलाम पढ़ने वाला होगा जिन्होंने इन्हीं के गाए हुए गानों को, इन्हीं की पढ़ी हुई कवाली को दोबारा प्रोड्यूस ना किया हो और अपना नाम जो है वो पैदा ना किया हो। अच्छा, वैसे एक चीज भी देखने को मिली है मिर्जा साहब, वो ये कि इंडिया के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जहां पे अक्सर औकात उन्होंने अपने जजेस बिठाए होते थे और सिंगिंग कॉम्पिटिशंस करवाए जाते थे। उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब को भी वहां पे बुलाया। बहुत सारे एपिसोड्स मैंने देखे जिसके अंदर इंडियन जजेस बहुत सारे बुलाते थे गेस्ट के तौर पे उनको, और उनकी कोशिश होती थी कि जब भी उस्ताद राहत फतेह अली खान से कुछ थोड़ा बहुत सुना जाए ना तो वो साथ खड़े होकर उनके साथ सुर लगाने की कोशिश करते थे। तो उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब बड़े तहम्मुल के साथ उनकी आवाज को सुनते थे। वो सुर जिस तरह मास्टर सलीम का एक क्लिप है जो कि बड़ा वायरल हुआ था फेसबुक के ऊपर भी, और उन्होंने जुगलबंदी करने की कोशिश की बड़ी जबरदस्त किस्म की। उन्होंने बड़े सुर लगाए, दरबारी राग, पहाड़ी राग, बहुत कुछ लगाया। जैसे उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब साथ खड़े थे, फिर सब सुनने के बाद उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब फिर शुरू हुए। फिर उन्होंने बताया कि मेरा ताल्लुक किस घराने से। उन्होंने जब सुर लगाए, जिस तेजी के साथ लगाए, जैसे उतार चढ़ाव किए, तो आंखें खुली की खुली रह गई। सोनू निगम भी वहां पे मौजूद थे, मास्टर सलीम भी मौजूद थे। उन्होंने जनाब हाथ जोड़े बाकायदा तौर पे और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप बड़े हैं। हनान, यकीन करें कि कहा जाता है कि जब उस्ताद नुसरत फतेह अली खान सुर लगाते थे तो लोग साकिन हो जाते थे, सुनते थे कि किस तरह उतार और चढ़ाव जो है वो इतनी तेजी से इससे पहले नहीं देखा, और उनकी कॉपी करते हैं, उनको उन्हीं की चीजों को रिप्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं चीजों में नया रंग भरते हैं उस्ताद राहत फतेह अली। तो मैं ये समझता हूं कि फैसलाबाद में इनसे बड़ा नाम, और फैसलाबाद इसी वजह से बहुत जगह पे पहचाना जाता है, जाना जाता है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उस्ताद राहत अली खान के हवाले से इंडिया जो है वो क्लेम करता है कि ये उन्हीं के स्टार हैं। लेकिन एक बात तय है कि इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया भी इसको क्लेम करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी प्रोडक्शन है, तो उससे उस पे हम वैसे कोई इनको तस्दीक नहीं करते इनकी, या इनको कहते नहीं हमारे हैं, बस मुस्कुरा देते हैं, बाकी को पता पूरी दुनिया को, ये दुनिया को पता है। इसका मतलब ये है कि इतना बड़ा नाम है कि इंडिया जैसा मुल्क भी क्लेम करने पर मजबूर हो जाता है। तो ये हो फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले अफराद हों या इसी तरह के हमारे मुल्क से ताल्लुक रखने वाले दीगर लोग जिन्होंने गायकी में बड़ा नाम पैदा किया है। बहुत सारे वो लोग जिन्होंने ना सिर्फ इंडिया में होने वाले कॉन्सर्ट्स में जो है वो हिस्सा लिया, बल्कि पूरी दुनिया में, लेकिन बहुत सारे वो भी लोग हैं जिन्होंने कभी इंडिया नहीं गए लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छा गाया उन्होंने। तो मैं ये समझता हूं कि फैसलाबाद इस हवाले से
जितना रिच है, जितना इसमें टैलेंट मौजूद है, आने वाले दिनों में बहुत सारे नाम मजीद इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल शामिल तो होंगे। अगर टैलेंट की बात की जाए, यहाँ पे यंग आर्टिस्ट इस कदर ज्यादा हैं और उनकी गायकी को सुन लिया जाए, यकीन माने बड़े बड़े जो प्लेबैक सिंगर्स हैं उनसे अच्छा गुनगुनाते हैं। उन्होंने मुकम्मल तौर पे तालीम ली है कि किस तरह से सुरों के साथ खेलना है, किस तरह से हाई नोट्स पे गाना है, किस तरह से लो नोट्स पे गाना है। और इसकी बनिस्बत अगर बात की जाए, कुछ हादसाती सिंगर्स भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं जिन्होंने बड़ा नाम बना लिया, लेकिन उनको मैं हादसाती सिंगर कहता हूँ, सुर संगीत का नहीं पता। और एक सिंगर तो ऐसे भी थे हमारे पाकिस्तान के, जब उनको सदारती अवार्ड से नवाजने लगे तो उनसे कहा जो आपने गुनगुनाया था वो लाइव भी गुनगुना के सुनाए, तो वो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो गए। और वहां पे पता चला कि ये जो नए इंस्ट्रूमेंट्स आजकल आ रहे हैं ना, ट्यूनर वगैरह आ रहे हैं, उनके साथ गा के भी सुरों को पक्का कर लिया जाता है। अब ये भी एक किस्म की दो नंबरी है। मिर्जा साहब क्या कहेंगे? असल में ना होता यह है कि बहुत सारे ऐसे नाम फैसलाबाद में मौजूद हैं जिनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, और नतीजा ये निकलता है कि वो गली मोहल्लों में अपने इलाकाई हद तक जो है वो महदूद होकर रह जाते हैं। और जिनका जिक्र आप कर रहे हैं उनके पास प्लेटफॉर्म अच्छे मिल जाते हैं, उनको वो लोग प्रमोटर जो हैं वो अच्छे मिल जाते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट इस लेवल की होती है, ये तो इतना मटेरियल जो है वो मार्केट में फेंक देते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं। और आपके पास अब चूंकि सोशल मीडिया है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास व्हाट्सएप है, तो अगर आपके पास अच्छा प्रमोटर है और आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो मैं समझता हूं कि 1 महीना ज्यादा वक्त नहीं होगा और आप पूरी दुनिया में जाने जाएंगे। लेकिन फिर आप पकड़े जाएंगे जब आप अपनी नई कंपोजिशन नहीं ला पाएंगे, जब आप उन सुरों के साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हादसाती तौर पर तो बहुत सारे लोग हैं और अभी भी मौजूद हैं, जिस तरह हादसाती तौर पर बहुत सारे शायर भी मौजूद होते हैं और हादसाती तौर पे बहुत सारे सियासतदान भी मौजूद होते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स नहीं मेरा ख्याल मौजूद होते हैं, उनको मेहनत करके नहीं, मैं उसमें भी कहूंगा बहुत सारे लोग हादसाती तौर पर ब्यूरोक्रेट भी। चले उनके हवाले से भी जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ रमजान मिर्जा मौजूद है और ब्रेक पे जाने से पहले हादसाती तौर पे जो ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं उनके हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। ये कैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, हादसाती कैसे बनते हैं? असल में 2 चीजें हैं, वो ब्यूरोक्रेट हों, डॉक्टर्स हों, वो इंजीनियर्स हों। होता ये है कि उनकी याद करने की सलाहियत बड़ी अच्छी होती है, चीजों को समझने की सलाहियत बड़ी अच्छी होती है, तो वो आईक्यू लेवल अच्छा होता है, ज़हीन होते हैं। तो वो ब्यूरोक्रेट हों, डॉक्टर्स हों या इंजीनियर्स हों, वो उस बुनियाद के ऊपर इसके ऊपर क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन वो ना तो अच्छे डॉक्टर बन पाते हैं, क्योंकि अच्छा डॉक्टर होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप ज़हीन हों, अच्छा टीचर होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप ज़हीन हों, अच्छा ब्यूरोक्रेट होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप ज़हीन हों। अच्छा ब्यूरोक्रेसी के हवाले से मैं मान लेता हूं मिर्जा साहब, लेकिन डॉक्टर होने के लिए आपको ज़हीन होना पड़ता है, अच्छा इंजीनियर होने के लिए आपको ज़हीन होना पड़ता है। अगर आप ज़हीन नहीं हैं, ये कोई मैनेजमेंट के मामलात नहीं होते, इसमें प्रॉपर स्टडी बेस जो है वो चीजें मौजूद होती हैं, तो उनको अगर आप नहीं पढ़ेंगे, जांचेंगे नहीं, पड़ताल नहीं करेंगे उनकी, तो मेरा नहीं ख्याल आप आगे बढ़। बहुत जरूरी है कि डॉक्टर बनने के लिए आप ज़हीन हों, लेकिन अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आप अच्छे डॉक्टर होना जरूरी है। अच्छा इंजीनियर आ जाते हैं ना उसमें। अच्छा नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें जब आप क्वालिफाई करते हैं तो ये बुक रीडिंग तक होती हैं। आप अच्छा डॉक्टर बने, बुक रीडिंग अच्छी है तो आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। अच्छी आपकी बुक रीडिंग है और आप में सलाहियत मौजूद है, आप अच्छे इंजीनियर भी बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब अमली तौर पर कुछ चीजें जो हैं वो इंप्लीमेंट करने की बात आती है, तो फिर इसमें जहानत जरूरी नहीं होती। आप किसी एक वो कहते हैं कि मैंने अपने सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो हैं वो कम पढ़े लिखे लोगों से करवाए हैं, क्योंकि वो मुश्किल काम को आसानी से करने के लिए कोई आसान तरीका ढूंढ लेते हैं। लेकिन मिर्जा साहब, मैं आपकी बात से डिसएग्री करूंगा। एक डॉक्टर अगर मौजूद है MBBS, अगर वो ज़हीन नहीं है, इंप्लीमेंट भी चीजें करनी हो, उसने अगर बुखार उतारना हो किसी का, तो उसके लिए ज़हीन होगा तो मेडिसिन देगा ना। इंप्लीमेंट करने में किस तरह से आप, मतलब मुझे समझ नहीं आ पा रही आपकी बात की। मैं इसमें बड़ा क्लियर हूं। उसमें एक मैं मिसाल दूंगा सबसे पहले, कि सबसे पहले तो मैं एक टीचर की मिसाल दूंगा कि टीचर का ज़हीन होना बड़ा जरूरी है, लेकिन अगर वो ज्यादा ज़हीन है
तो उन्हें वो सवाल जो 5 मिनट में समझ आ जाता है, अब उन्हीं के क्लास में बैठा एक डल बच्चा वो 5 मिनट में वो सवाल नहीं समझ पाएगा। इसका मतलब है कि जब आप अपनी जहानत वहां पे अप्लाई करेंगे ना कि ये सवाल तो बड़ा आसान है, तो इसे तो मैं बड़ी टेक्निकली 1 मिनट में समझ लेता हूं, तो उस क्लास में बैठा हुआ बच्चा जो है वो कभी भी नहीं समझ पाएगा। एक चीज इंजीनियर की बात कर लेते हैं। इंजीनियर अगर जहानत के साथ वो एक अच्छा इंजीनियर मौजूद है, बहुत सारे काम ऐसे जो कि जहानत को एक तरफ रखते हुए आपको, अगर हम अपने मुआशरे की बात करें तो बहुत से ऐसे काम जो आपकी अकल कह रही होती है कि नहीं करना है, लेकिन जस्ट लाइक कोई एक एग्जांपल मैं उसमें मैं बहुत सारी बातें बताता हूं। आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि भाई गाड़ी आपके सामने है और आपने उसको क्रॉस करना है, आपने उसको साहब इसमें इंजीनियरिंग नहीं, मेरी उसमें मुख्तलिफ चीजें हैं। आप जब भी, एक बात क्लियर है कि जब आप जहानत को और आप जमीनी हकायक को आमने सामने लाएंगे तो आपको किसी एक को फिल वक्त जो है वो चूज गुड बाय करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने, बहुत सारे ऐसे मामलात किसी वक्त ऐसे सामने आ जाते हैं। इसमें मैं एक डॉक्टर्स की बात कर लेता हूं। किसी वक्त किसी एक ऐसे लम्हे में जब आपको पता है कि इसका ब्लड प्रेशर जो है, इस ब्लड प्रेशर के ऊपर कभी भी हमें ये रिस्क नहीं लेना पड़ता, इस ब्लड प्रेशर के ऊपर मुझे ये ऑपरेट नहीं करना, आपकी किताबें बिल्कुल वही कह रही होती हैं कि इस वक्त इसको नहीं छेड़ना, लेकिन कई एक बार आपको ऐसे रिस्क लेने पड़ते हैं जो कि वो किताबों में भी नहीं होते, जो कि अपनी थ्रू आउट आपकी कैरियर में नहीं होते। आपकी बहुत सारी किताबें उसको कह रही होती हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो होते हैं वो रिस्क ले जाते हैं किसी मामले के ऊपर। तो मैं इसमें सिर्फ ये बात क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि जहानत एक अलग चीज है, लेकिन अच्छा डॉक्टर होना और अच्छा इंजीनियर होना, अच्छा टीचर होना, अच्छा, यहां तक कि आप और हम 2 लोग यहां पे बैठे हैं, आपने मीडिया के मुतल्लिका आपकी एजुकेशन नहीं है, मेरी मीडिया से मुतल्लिक एजुकेशन है, लेकिन इसके बावजूद आप एंकर हैं, मैं एंकर नहीं हूं। थोड़ा सा आप इसको जरा डिफरेंशिएट करें। जरूरी नहीं है कि जिस बंदे ने, जिसके के अंदर कॉम्पिटेंसी ज्यादा है, जहानत ज्यादा है, वो ज्यादा बेहतर होगा। जरूरी यह है कि इर्द गिर्द के कुछ हकायक और आपकी जाती क्वालिटीज आपको बेहतर बनाती हैं। लेकिन मिर्जा साहब, आप में कैपेबिलिटी है कि आप एक एंकर के सामने एंकर से ज्यादा इल्म लेके बैठे हुए हैं। अगली मैं बात करता हूं। जी जी। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त टीवी एंकर हैं, उनकी मीडिया से मुतल्लिक एजुकेशन नहीं है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो डॉक्टर्स हैं और इंजीनियर्स हैं, ठीक है। अब ये सारी मिसालें देने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बन गए हैं तो आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। आपने वो डिग्री ले ली है, लेकिन आप उसको इंप्लीमेंट करने में उस हद तक कामयाब नहीं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। फैसलाबाद में बहुत ज्यादा वेल क्वालिफाइड लोग हैं जिनके अस्पताल वीरान हैं फैसलाबाद में, और बहुत सारे लोग ऐसे हॉस्पिटल चला रहे हैं जिनका उनसे वाबस्तगी नहीं है, वाबस्तगी नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के तौर पे उसे चला रहे हैं। अच्छा, अब ये सारी बातें कहने का मतलब ये है कि कुछ आपकी खुदादाद सलाहियतें आपके अंदर होती हैं। फैसलाबाद में बहुत सारे ऐसे सिंगर्स मौजूद हैं जिन्होंने सीखा नहीं, बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं जो अपने सबऑर्डिनेट से मशवरा ले रहे होते हैं ऑपरेशन के दौरान कि यहां पे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो उनके एक्सपीरियंस की बेस पे चल रहे होते हैं। एक ऐसा डॉक्टर जो हाउस जॉब पे है वो कभी भी बेहतर ऑपरेट नहीं कर पाएगा कंपैरेटिवली उस बंदे के जो एक डॉक्टर को असिस्ट करते हुए कंपाउंडर है, एक सिंपल प्रैक्टिकल वर्क है। तो ये सारी मिसालें देने का मतलब ये है कि कई एक बार जहानत आपकी पीछे रह जाती है, आप इससे आगे निकल जाते हैं। और इसमें यही कहा जाता है ना कि सिचुएशन बेस जो है वो चीजें सामने जब आती हैं, उस क्रिटिकल सिचुएशन को उस सिचुएशन के मुनासबत से संभालना। कर्नल शेर खान जो कि रैंक के कैप्टन थे, उनका बाई नेम नाम उनके वालिदैन ने उनका कर्नल रखा था, कर्नल शेर खान। और उनके बारे में कहा जाता है कि जब उन्हें को टेलीफोन पे बुलाता था वो कहता था कर्नल शेर खान। तो वो लोग जो उनके रैंक वाइज ऊपर होते थे उन्हें पता नहीं होता था कि कर्नल इसका नाम है, ना कि ही इज कैप्टन। तो वो कहते थे सर, वो कहते थे, मैं फिर मुस्कुराता था कि कैप्टन कर्नल शेर खान, कैप्टन कर्नल शेर खान। अच्छा, जब उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान भिजवाई गई, रिपोर्टेडली उसके अंदर एक कागज था
कि इसको आला अवार्ड से नवाजा जाए। और उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था कि जब कारगिल के जंग लड़ी गई तो उस वक्त यह हुआ कि जब इनकी प्लूटोन, जब इनके साथी तमाम तर शहीद हो चुके थे और ही इज द ओनली वन जो उस वक्त उस मोर्चे में मौजूद है, तो अचानक फिर बमबारी होती है, फिर फायरिंग होती है। इंडियन ये सोच रहे होते हैं कि शायद पाकिस्तानी फौज ने कोई दूसरा नया दस्ता भिजवा दिया। वो फिर डर के बैठ जाते हैं। जब डर के बैठ जाते हैं तो ये कर्नल शेर खान अपना मोर्चा छोड़ते हैं और इंडियन मोर्चे में जा घुसते हैं। और वहां पर वो ना सिर्फ ब्लास्ट होता है बल्कि जितने भी इंडियन आर्मी उनकी उस वक्त रेंज में थी तबाह मौके पर डेथ हो जाती है। और फिर पता चलता है कि ये अकेला बंदा पिछले कई घंटे से मोर्चा संभाल के बैठा हुआ था। जब वहां पे उनके ऑफिसर आते हैं तो फिर वो कागज लिखते हैं कि भाई इसके लिए, और चूंकि इंडियन आर्मी की जानिब से उसकी डेड बॉडी के साथ जो था वो अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा था, तो उस वक्त के जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी ऑफिसर थे उन्होंने रोका। उन्होंने कहा कि नहीं, ये वाकई इस कौम का सपूत है, इसने अकेले इतना टाइम जो है वो गुजारा है, इसने इस डिफेंड किया। अच्छा, अब जब ज़हीन होता तो वो रुक जाता वहां पे, लेकिन उन्होंने वहां पे जहानत से काम नहीं लिया, बहादुरी से और दलेरी से लिया। तो बहुत सारे ऐसे मुकाम होते हैं जब आप जहानत आपकी पीछे रह जाती है, आपको कुछ और करना पड़ता है। तो मेरा कहने का और फैसलाबाद की ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त भी इंजीनियर्स भी बैठे हैं, डॉक्टर्स भी बैठे हैं, डॉक्टर्स भी, ठीक है, और कुछ डॉक्टर्स चले भी गए हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी कुछ डॉक्टर चले गए जो, इससे क्या मुराद है मिर्जा साहब? नहीं, उसमें मैं वो नाम भी लेना चाहूंगा, डॉक्टर डॉक्टर अनम मलिक जो है वो यहाँ पे डॉक्टर भी, डायरेक्टर एफटीए, वो स्टेट डायरेक्टर यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट में रही, इससे पहले एसी सिटी रही। उमर मकबूल जो हैं वो इंजीनियर हैं, और इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी इंजीनियरिंग भी की हुई है और मुख्तलिफ डिग्रीज भी की हुई हैं। तो बहुत सारे लोग अपनी फील्ड में मिसफिट होते हैं, किसी और फील्ड में ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके मिर्जा साहब फिर कैरियर काउंसलिंग की जरूरत बहुत जरूरत है। मतलब बच्चे का जो शौक होता है शुरू से ही वो पढ़ रहा हो तो मेरा ख्याल है एक अच्छी फील्ड ज्वाइन करके उसमें बड़ा नाम पैदा कर सकता है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें बड़ा जरूरी है, दिलचस्प बात यह है, मैंने पहले प्री इंजीनियरिंग की, उसके बारे में पता नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं कि भाई ये क्या है। तो जैसे कि वालिदैन को एक ही शौक होता है, या हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और तीसरा फिर पायलट बनेगा। इसके अलावा तो पाकिस्तान के शौक ही नहीं है ना। अच्छा भाई, इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया, समझ ना आई कि इंजीनियरिंग में अब क्या क्या होगा आगे, कोई समझ नहीं आई। फिर किसी ने बताया, किसी ने वो एक बड़ी दिलचस्प बात इसके बाद, फिर किसी ने बताया कि भाई कॉमर्स ठीक जा रहा है इस वक्त। उस वक्त फैसलाबाद की इंडस्ट्री जो थी वो ग्रो कर रही, तो मैंने बीकॉम में एडमिशन ले लिया। बीकॉम मुकम्मल करने के बाद पता चला कि यार यहाँ पे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। फिर किसी ने समझाया कि भाई मीडिया बड़ा अच्छा फील्ड है, फिर मैं मीडिया में आया। अच्छा, और उस वक्त तक मैं प्लान कर चुका था कि मुझे दो ही काम करने हैं, या मुझे पढ़ाना है या मीडिया ज्वाइन करना है। आपने दोनों किए? और अभी भी मतलब मौका जब मिले, पढ़ाने का मौका मिले तो पढ़ाते भी हैं, और ये तो कर रहे हैं। और ये एक बात तय है कि इसके मैंने ये 2007 में ये फैसला कर लिया था कि मुझे पढ़ाना है तो मीडिया पढ़ाना है, और अगर मुझे जॉब करनी है तो मीडिया में करनी है। मतलब मैं ये फैसला कर चुका था 2007 में। और ये भी बड़ी बात होती है मिर्जा साहब कि आप एक चीज को सोच लें, उसे इंप्लीमेंट करें। हमारा मुआशरा करने नहीं देता उसे। ऐसा ही है। यहाँ तो आपकी गुर्बत आड़े आ जाती है, यहाँ आपके कोई फैमिली इश्यूज आड़े आ जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई अपनी सोच को इंप्लीमेंट कर ले, मेरे लिए उसके लिए बहुत बड़ी जीत है। मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखता हूं जहां पर टीवी घर में लाना जो था वो हराम समझा जाता था। अच्छा, और मेरे बड़े दो मामू हैं, उनका खौफ इस लेवल का होता था कि जब हमने टीवी ले भी लिया ना तो टेलीविजन के ऊपर हमने कपड़ा डाला होता था जब वो उन्होंने आना होता था हमारे घर में। तो मुझे कहते थे क्या करना था, मैंने कहा साहब माशाल्लाह आपने कम वक्त में बहुत अच्छा, और फैसलाबाद के बड़े जो सहाफी हैं उनमें नाम बनाया, और ना सिर्फ नाम बनाया बल्कि इसके साथ साथ आपकी ऑब्जर्वेशन, जैसे मैं देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, और आप जिस तरह से चीजों को हाईलाइट करते हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी आपसे मशवरा लेते हैं, उस हवाले से मुझे इस चीज का इल्म है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है और हमें फख्र है कि आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, और हमें आपसे सीखने को जो है बहुत कुछ मिल रहा है। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ रमजान मिर्जा मौजूद है और क्योंकि स्मोक का राज आहिस्ता आहिस्ता हमारे शहर में बढ़ता चला जा रहा है, आखिरकार इस माहौलियाती आलूदगी को किस तरह से रोका जाए, लोगों में अवेयरनेस देने की भी जरूरत है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे चौकों चौराहों में कूड़े को इकट्ठा करके, जहां पे सेंट्री वर्कर्स नहीं जा पाते, कूड़े को इकट्ठा करके आग लगा दी जाती है। उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होती है और निकलने वाला धुआं जो है वो ओजोन डिप्लीशन के साथ साथ आपके एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट करता है और अल्टीमेटली जहां पे दर्जा हरारत बढ़ता है उसकी वजह से वहीं पे माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा होता है। और जैसे ही ठंडी हवाएं जो है हमारे शहर फैसलाबाद में दाखिल होती हैं तो वो साख्त हो जाते हैं। वो जर्रात जो आलूदगी के जर्रात होते हैं हमारे फिजा के अंदर साख्त होने की वजह से स्मोक का राज बढ़ता चला जाता है। इस माहौलियाती आलूदगी को बर वक्त रोकने की जरूरत है इस वक्त, लेकिन आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, मिर्जा साहब से जानते हैं। हनान, फैसलाबाद में सबसे पहले तो ये है, ये एक समझने की जरूरत है कि फैसलाबाद की फैजाई आलूदगी के सबब स्मोक छाती है। यही वजह है कि फैसलाबाद जो है वो पहले नंबर पर है पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। और अभी तक की जो अदादोशुमार हैं उनके मुताबिक लाहौर भी अब किसी से पीछे नहीं है, वहां पर भी फैजाई आलूदगी के खासे जो है वो इम्कानात और स्मोक। वैसे कंपटीशन हमारा लाहौर के साथ है, बिल्कुल। लाहौर कभी आगे गुजरने की कोशिश करता है, कभी हम गुजरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये जीत जाते हैं। कंपटीशन है किस चीज का ये देखने की जरूरत है। हम जीत जाते हैं उस आलूदगी में। अच्छा, लेकिन इसके साथ दिलचस्प बात यह है कि फैसलाबाद में फैजाई आलूदगी क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, फिजा में मुअल्लक गर्द धुएं के जर्रात किस हद तक ज्यादा हैं, इसको चेक करने के लिए एक एयर पॉइंटर डिवाइस होती है। और आपने पिछले दिनों में एक रिपोर्ट भी दी थी जिसमें ज़िला इंतजामिया की जानिब से निजी शोबा के साथ मिलकर मुख्तलिफ जगहों पर एयर पॉइंटर्स लगाए जाने थे, वो नहीं लग सके। अब सरकार के पास सिर्फ एक पॉइंटर है जो कि डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात उसको देखते हैं, लैब के डिप्टी डायरेक्टर, और वो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में मौजूद है जो सरकारी है, जो सरकार ने अपने पैसों से लगाया हुआ है और उसकी मालियत तकरीबन 3 करोड़ रुपए के लगभग बताई जाती है। अच्छा, अब वो कई दिनों से खराब पड़ा है, जवाब दे गया, और कोई भी ऐसा सोर्स हमारे पास मौजूद नहीं जिसे हम चेक कर सकें कि फैसलाबाद में फैजाई आलूदगी की सूरत हाल क्या है। अब हमें कहां से रीडिंग लेनी पड़ती है? हमें ब्लूमबर्ग से लेनी पड़ती है, हमें वेदरबर्ग से लेनी पड़ती है, हमें रिपोर्ट लेनी पड़ती है नासा से लेनी पड़ती है, हमें रिपोर्ट लेनी पड़ती है एयर विजुअल से लेनी पड़ती है, और इसी तरह की दीगर तहकीकाती साइट्स जो मौजूद हैं। लेकिन ये नहली है ना हमारी, ये हमारी नहली है कि फैसलाबाद जो कि पाकिस्तान का गंदा तरीन या आलूदा तरीन शहर कहा जाता है, वहां पर सरकार के पास जो फैजाई आलूदगी है उसको मापने के लिए किसी किस्म का कोई सोर्स मौजूद नहीं है। और महकमा माहौलियात और दीगर इदारे अब तमाम तर डिपेंडेंट हैं दीगर वेबसाइट्स के ऊपर, दीगर इदारों के ऊपर, वहां से वो ले वहां पे और उसके मुताबिक जो है वो एनालिसिस कर सकें। और ये हफ्तावार रिपोर्ट जो थी वो कंपाइल होती थी और अब जो है वो कंपाइल होना बंद हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 3 लाख रुपए मुमकिन तौर पर लगने हैं और वो सरकार अपनी जेब से देने के लिए तैयार नहीं। और कहा यह जा रहा है वर्बली महकमा माहौलियात को किसी तरह गुजारा करेंगे, बस सीजन निकाल ले स्मोक वाला। और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इसको एक क्लैमिटी, एक आफत करार दिया हुआ है और उसके लिए तमाम महकमों को, तमाम इदारों को मुतहर्रक किया हुआ है, जिम्मेदार ठहराया हुआ है कि स्मोक को रोकने के लिए इकदाम करें। लेकिन जो जमीनी हकायक हैं वो ये हैं। और इसके साथ साथ ये भी नजर आ रहा है कि पुलिस, सोशल वेलफेयर, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग और इसके साथ साथ बल्दियाती इदारे जिनमें मुख्तलिफ म्यूनिसिपल कमेटीज जो हैं उनकी जानिब से भी स्मोक के ऊपर रिपोर्ट जो है वो महकमा माहौलियात और जिला इंतजामिया को नहीं भिजवाई जा रही। मुकदमा दर्ज करने थे, अब महकमा ज़राअत कहता है कि भाई हमारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। महकमा माहौलियात वाले मुकदमा दर्ज करवाने जाते हैं तो मुतलका SHOs और मुतलका जो वहां के ऑफिसर हैं वो इंस्पेक्टर को घंटों दफातर में बिठाते हैं, इंतजार करवाते हैं, जिसके बाद शायद चांस होता है कि मुकदमा दर्ज हो। और अभी भी 40 से ज्यादा इस्तगासे महकमा माहौलियात की जानिब से दिए गए हैं और उनके ऊपर, तमाम के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हो सके। आखिरकार ये वजह क्या है? क्या जिनके ऊपर इस्तगासे लिखे गए हैं मिर्जा साहब, उनका उन ऑफिसर से ज्यादा असर रसूख है उन थानों के अंदर? उसमें नजर ये आता है कि महकमा माहौलियात एक तो कमजोर है और दूसरा नजर आता है कि सनतकार तगड़े हैं,
तीसरा ये नजर आता है कि पुलिस इस मामले में दिलचस्पी का जो है वो इजहार अगर नहीं यही कर रही। मामला डिप्टी कमिश्नर की तरफ से अहकाम होते तो मैं देखता हूं कि कौन सा पुलिस ऑफिसर है जो अच्छा, ये मुकदमा दर्ज मैं नहीं दिलचस्प करता। बात इसमें ये भी बताता हूं कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से भी सीपीओ को इसके हवाले से लिखा गया है, एसएसपी ऑपरेशन को कई एक बार इसके ऊपर आगाह भी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद महकमे हल्का ले रहे हैं एक दूसरे को। ये सारे मतलब मैं ये समझता हूं कि हमारे सरकारी महकमे स्मोक को ही हल्का ले रहे हैं, इसको समझ नहीं पा रहे कि ये कितना जरूरी है इस मामले के ऊपर, क्योंकि अगर स्मोक छाती है और उसके बाद कोरोना के वार तेज होते हैं तो यकीन करें कोरोना को फैलने के लिए ये बड़ा फेवरेबल होगा। और जिस तरह नमी बढ़ेगी वो भी कोरोना के लिए फेवरेबल है, और अगर सांस के मराज पैदा होते हैं वो भी कोरोना के लिए फेवरेबल है। तो इसको संजीदगी से फिल वक्त जो है वो मुतलका इदारे जो हैं वो नहीं ले रहे। और अगर महकमा माहौलियात की बात कर लें तो उसकी भी हालत खासी पतली है, जिससे नजर ये आ रहा है कि शायद मुतलका इदारे स्मोक को रोकने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन शोर बड़ा डाल रहे हैं कि हमने ये भी कर दिया, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से भी गुफ्तगू कर लेते हैं कि शहर में जो इंक्रोचमेंट का राज था उसके ऊपर बड़ा जबरदस्त एक्शन हो रहा था, लेकिन काफी हद तक स्लो होते होते वो अब खत्म होते हुए नजर आ रहा है। अभी भी बहुत सारी जगह मौजूद है जहां पे इंक्रोचमेंट अभी भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब दो फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि इंतजामिया ऑपरेशन नहीं कर रही थी। इंतजामिया को ऑर्डर था कोर्ट की जानिब से कि ये ऑपरेशन करें और हमें रिपोर्ट करें। अब जब तक अदालत पूछती नहीं है, इंतजामिया सुख में है, चैन में है, मतलब जितना काम दिखाना था उतना कर लिया है। उतना भी किया हुआ है। अच्छा, अब जो दूसरा मेजर ऑपरेशन है जो कि होगा या नहीं होगा, अब वो आने वाले दिन डिसाइड करेंगे। सर्कुलर रोड के ऊपर मौजूद जो मार्केट है, जो कि कहा जाता है नाले के ऊपर है, एक वो मार्केट, इसके साथ साथ जो घंटाघर आठ के बाजार आठ हैं उनके 16 पॉइंट्स, जो कि किसी वक्त या तो वो जो थे गड्ढा खाना थे, या टांगा पार्किंग के स्टैंड लिए। थे, या वहां पर फवारे थे, या वहां पर छोटी मोटी ग्रीनरी थी। ये कोई मजमूई तौर पर 16 पॉइंट्स बनते हैं जो 8 बाजार गोल हैं उनके मुख्तलिफ कॉर्नर्स। अच्छा मिर्जा साहब, वैसे ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनेगी अगर ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। लगभग 400 से 500 के दरमियान ये मुख्तलिफ दुकानें हैं, और एक दुकान की मालियत कम से कम 3 से 4 करोड़ होगी। वो इतनी मालियत भी है। अच्छा, अब हुआ यह है कि जिस तरह हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि जब ऑपरेशन का आगाज किया गया तो मुतलका दुकानदारों की जानिब से रजिस्ट्रियां पेश कर दी गई। अच्छा, अब इंतजामिया ने उन रजिस्ट्रियों को पकड़ा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पेश कर दिया कि भाई ये रजिस्ट्रियां हैं, बताएं ये ठीक है या नहीं ठीक। 60s तक के रिकॉर्ड में वो मौजूद नहीं, इवन के 70s के रिकॉर्ड में भी बहुत सारी दुकानें मौजूद नहीं, लेकिन 70s से 90s के दरमियान जो है 20 साल में ये रिकॉर्ड मिल जाता है कि रजिस्ट्रियां भी हो गई हैं, पिछले रिकॉर्ड में मौजूद नहीं, अगले रिकॉर्ड में मौजूद हैं। वो अब इस मामले के ऊपर जो है वो तहकीकात जारी हैं कि ये रजिस्ट्रियां किसने करवाई, कैसे करवा ली, और इसका रिकॉर्ड अगर पिछला मौजूद नहीं तो अब अचानक जमाबंदियों में रिकॉर्ड कैसे आ गया। इस मामले के ऊपर जो है वो तहकीकात जारी हैं, लेकिन वो लग रहा है कि तहकीकात रुक गई हैं। हमने गुज़िश्ता रोज इसके ऊपर रिपोर्ट भी दी थी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दुकानें गिरें, हम ये भी नहीं चाहते कि ना गिरें, हमने तो सिर्फ रिपोर्ट करना है जो हो रहा है। लेकिन मामला ये है कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जो गुलाम हमदाबाद में हुआ तो वहां के अराकीन असम्बली जो हैं उनकी बस हो गई है और अपोजिशन को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और पीटीआई के वोट टूट गए सारे के सारे। वो तमाम लोग जिन्होंने वहां के मुंतखब अराकीन असम्बली को वोट दिया था और नून लीग की मुखालफत की थी, अब नून लीग को बगैर किसी काम करने के वहां पे वोट मिल जाएगा। लेकिन इस चीज को अगर साइड पे रखें मिर्जा साहब, हमें ये चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट वहां पे काम कर रहा था उसने किसी एमपी एमएलए की सिफारिश नहीं मानी। दिलचस्प बात यह है कि अराकीन असम्बली ने सिफारिश की भी नहीं कोशिश, क्योंकि उन्हें पता था कोर्ट ऑर्डर है। ये भी जराए हैं और ये भी बता दिया गया था बुला के पहले ही कि ये कोर्ट ऑर्डर्स है, आपने इसके अंदर बोलना भी नहीं है, बोलना भी नहीं। अच्छा, दूसरा ये है कि अब इसके ऊपर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसके ऊपर अभी तक लिख के देने के लिए तैयार नहीं है कि ये रजिस्ट्रियां ठीक हैं या गलत है, क्योंकि वो खुद भी फंसते हैं ना फिर। अच्छा, अब अगर वो लिखते हैं ठीक हैं तो क्या होगा, जिला इंतजामिया वो रिपोर्ट पकड़ेगी, कोर्ट में पेश कर देगी कि भाईजान ये रजिस्ट्रियां हैं
और ये नाले के ऊपर दुकानें बन गई हैं। ये जो यूटिलिटी साइट्स थी वहां पर दुकानें बन गई हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कह दिया ये ठीक है। अब इसके ऊपर अगला सवाल, अगली बहस अदालत की जानिब से ये छिड़ेगी कि कैसे हो गया कि एक नाले के ऊपर दुकानें मौजूद हैं, पार्क में दुकानें बन गई हैं, टांगा खाने के ऊपर, टांगा स्टैंड पे दुकानें बन, गड्ढे खाने के ऊपर दुकानें बन गई हैं, ये कैसे मुमकिन हो गया? इसके ऊपर एक नई बहस और नया मामला। और अगर वो कहते हैं कि इनकी तनसीख कर दी जाए कि ये रजिस्ट्रियां ठीक नहीं हैं, तो फिर जिला इंतजामिया अगले ही दिन जो है वो ऑपरेशन शुरू कर देगी और वहां से लेने जिन जिन अरकान असेंबली ने भी उन इलाकों से वोट लिए हैं वो वोट नहीं मिलेगा। तो महसूस ये हो रहा है कि अरकान असेंबली की जानिब से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर प्रेशर है कि भाई आप इनकी ना रजिस्ट्रियां मनसूख करें, ना इनकी तस्दीक करें, मामला लिंगर ऑन करें। जब तक कोर्ट भूल नहीं जाती, जब तक मामला जो है वो रफा दफा नहीं होता। लेकिन ये कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है मिर्जा साहब कि ये इदारे ही कोर्ट को अगर ठीक ब्रीफ नहीं करेंगे, सही मामला से ब्रीफ नहीं करेंगे, तो मामला तो फिर खराब होगा। ये ऐसे ही रहेगा। कोर्ट ने तो ना तो सिफारिश माननी है, उसने जो भी मुलजम होगा, जो भी जिम्मेदार होगा, उसे लाके कटहरे में खड़ा। अब मामला यह है कि अब सारी जिम्मेदारी फिर कोर्ट के ऊपर ही आएगी, अदालत के ऊपर ही आएगी कि वो दोबारा अगली पेशी पे कब बुलाते हैं, ये क्या जवाब देते हैं और उनकी जानिब से रिस्पॉन्स क्या आता है। अब ये मामला जो है वो आने वाले दिनों में क्लियर होगा। तहम सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ जो हैं, उन्होंने फैसलाबाद का दौरा किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार की जगह के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। जिला इंतजामिया से डिप्टी कमिश्नर ने भी कहा कि भाई इस मामले के ऊपर अगर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिपोर्ट आती है कि ये दुकानें जो है वो इलीगल हैं, तो हम इनको गिरा देंगे। लेकिन अभी हुकूमत पंजाब मुझे लग रहा है कि इस मामले में जो है वो अटकी हुई है और देख रही है कि क्या करना है। यानी आपके कहने का मकसद है अगर हुकूमत पंजाब इन्वॉल्व है तो इट मीन यहाँ के एमपी एमएनए ने सिफारिश अल्टीमेटली कि यहां से अरकान असेंबली ने वहां तक जो है वो रसाई हासिल की है और किसी सतह पे इन चीजों को मैनेज किया जा रहा है। अब देखना है कि कौन कौन मैनेज होता है। मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि पर्सनल इंटरेस्ट भी बहुत सारों के, क्योंकि हमारे कुछ अरकान असेंबली इंटरेस्ट ही हैं। असल में दिलचस्प बात यह भी है कि इल्जाम लगाया जाता है कि ये लीगी दौर में ये सारी की सारी तजावुजात कायम हुई। अब यह भी देखना है कि जो इस वक्त रिलीफ मांग रहे हैं वो लीगी हैं या तब्दीली वाले हैं। चले जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आप आज के शो के अंदर आए और बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू आज आपके साथ रही। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग बेहतरीन होना लाजमी है। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की जान से बनाया गया, जो कि आइडियल बैकरी में जनाब कॉलोनी के सामने मौजूद है। तो जनाब, हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बन रहा है, क्योंकि आज कुकर भी मौजूद है और सीटियां भी बज रही हैं किचन के अंदर। तो हमारे शेफ जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं जहांगीर आप? जी सर। जहांगीर, क्या तैयार कर रहे हैं आज हम? सर आज पंजाबी ढाबा की मटन कढ़ाई तैयार कर रहे हैं। मटन कढ़ाई पंजाबी ढाबे की तैयार की जा रही है। मटन कढ़ाई की जब भी बात आती है जनाब, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स का भी मैंने इंटरव्यू किया, बहुत सारे सियासतदानों का भी किया। मटन जो है उनकी फेवरेट डिश होती है। तो आज जैसे पंजाबियों की अगर खास तौर पर बात की जाए, पंजाबी भी मटन को काफी ज्यादा लाइक करते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट स्टाइल में किस तरह से बनाया जाए ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन आज उनको ये इल्म दिया जाएगा, बताया जाएगा कि घर के अंदर मटन कढ़ाई किस तरह से तैयार की जाएगी, वो हमारे शेफ की तरफ से। तो मैं चाहता हूं जनाब आप रेसिपी बताएं। रेसिपी सर मैंने बना के रखी हुई है। यहाँ पे मेरे पास हल्दी है 1 टीस्पून, उसके बाद साल्ट है 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून में लाल मिर्च है मेरे पास, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च है और 1 टेबलस्पून काली मिर्च है मेरे पास। ठीक है। और ग्रीन चिल्ली 2 से 3 मैंने हाफ कट करके रखी हुई है और जीरा पाउडर है मेरे पास 1 टेबलस्पून है। उसके बाद गार्लिक चॉप करके मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून रखा हुआ है। गार्निश के लिए जिंजर पड़ा हुआ है मेरे पास और यहाँ पे दही का इस्तेमाल करूंगा, योगर्ट। ये ग्रेवी में काफी अहम किरदार अदा करता है। ग्रेवी ये तकरीबन 100 ml पड़ा हुआ है मेरे पास। टमाटर है तकरीबन 1 पाव टमाटर मेरे पास पड़े हैं। अच्छा, ये जो रेसिपी बताइए कितने मटन के लिए आपने बताई? ये ½ kg के लिए। ½ kg मटन को अगर आपने रेडी करना हो घर में तो उसके लिए आपको ये रेसिपी ट्राई करना होगी। मुझे ये बताइएगा इसे तैयार किसमें किया जाएगा, गोल्डन कुकिंग ऑयल या घी में? कुकिंग ऑयल में तैयार करेंगे। गोल्डन कुकिंग ऑयल में इसे जनाब तैयार किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से आपको बताता चलूं
कि इसे डबल रिफाइंड तरीके से ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया गया और इसके साथ साथ इसे कुदरती अज्जा के साथ अफजाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार किया गया। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी मौजूद है, जो विटामिन का ब्लेंड है, जिसकी वजह से आपकी सेहत पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं। विटामिन ए आपकी विजन को क्लियर करता है, विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन और विटामिन ई जो है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए जो है वो इंतहाई बेनिफिशियल है। तो ये तमाम चीजें इसको मिलकर बेहतरीन बनाती हैं और ये मिलके खानों के साथ खानों को लज्जत भरा बनाता है और लज्जत भरे खाने के बाद आपका मूड खुशगवार होता है और खुशगवार मूड के साथ जिंदगी भी बेहतर गुजरती है। तो जनाब मैं चाहता हूं रेसिपी तो आपने बता दी, लेकिन अब स्टेप्स बताए जाए कि इसे किस तरह से तैयार किया जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ठीक है, ऑयल कितना यूज किया जाएगा? तकरीबन ऑयल में बिल्कुल कम ही इस्तेमाल करता हूँ। ये तकरीबन 100 ml ऑयल डालेंगे। 100 ml के करीब जो है जी, वो ऑयल जी। को यूज किया जाएगा हाफ के जी मटन के लिए। जी बिल्कुल। तो इससे क्या होगा कि आपकी हड्डियां जबरदस्त बनेंगी। जी बिल्कुल। ऑयल गर्म होने के बाद हम क्या करेंगे? लेकिन दूसरी जानब ये भी साथ साथ बताते जाए हम कुकर में क्या तैयार कर रहे हैं ताकि लोगों को पता कुकर चल के सके। अंदर टाइम कम होने की वजह से हमने मटन को पहले ही चढ़ा दिया था बॉईल करने के लिए। जनाब अगर आपके पास वक्त कम है जी, जी, तो उसके लिए आपको कुकर का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि मटन जो होता है इसे गलने के लिए टाइम चाहिए होता जी, है, बिल्कुल। टाइम रिक्वायर्ड होता है और रिक्वायर्ड टाइम में आप चीज को बनाने के लिए फिर उसे हाई टेम्परेचर पे कुक प्रेशर पे कुक करने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। जब गोश्त अच्छे जी, से बिल्कुल। गल जाए उसे फिर फ्राई किया जाता है कढ़ाई के अंदर। तो प्रेशर कुकर के अंदर कितनी देर रखना होता है इसे? तकरीबन 25 मिनट के अंदर ये हो जाता है। 25 मिनट में रेडी हो जाता है। और ऑयल गर्म होने के बाद इसमें क्या चीज ऐड करेंगे? गार्लिक ऐड करेंगे इसके अंदर। गार्लिक ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, गार्लिक ऐड करने के बाद इसे अच्छे से पकाया जाएगा, जो कि रोजाना मैं करता हूं। जी बिल्कुल। तो इसे जब तक ब्राउन नहीं हो जाता तब तक बनाया जाएगा। अच्छा, मैं चाहता हूं कितनी कितनी देर का वक्फा होगा और कितने कितने वक्फे के बाद कौन कौन सी चीज ऐड होगी, साथ साथ बताते जाएं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में ये ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रीन चिल्ली टमाटर डाल के कितनी देर उनको टमाटर की ग्रेवी बनानी है हमने। वो टेम्परेचर पे होता है कि अगर तेज टेम्परेचर होगा वो जल्दी हो जाते हैं। हाँ। हम अगर तो थोड़ा- जिस टेम्परेचर पे बना रहे हैं वो टेम्परेचर भी बता दें और उसके लिए कितनी देर चाहिए होगी ये भी बताएं। ये तकरीबन मीडियम आंच रखी हुई है मैंने। ठीक है। इसके लिए तकरीबन 2 से 3 मिनट में टमाटर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे उसमें। ग्रीन चिली को कितनी देर पकाएंगे? ग्रीन चिल्ली तकरीबन 1 मिनट के अंदर तकरीबन ग्रीन चिल्ली हो जाती है। 3 मिनट टमाटरों के लिए, जी, जी, जी। 1 मिनट ग्रीन चिली के लिए और उसके बाद उसके बाद ये सारे हमारे पास मसाले वगैरह पड़े हुए हैं सारे। इनको मिक्स करके डाल जी, दिया इनको जाए। मिक्स करके डालना है। फिर उसके बाद मटन डालेंगे हम इसमें। अच्छा, ग्रेवी यानी तैयार की जाएगी जी, जी, पहले जी, और जी। ग्रेवी के बाद फिर मटन को ऐड किया मटन को पहले भी ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन अभी हमारे पास है नहीं है मटन। जाएगा। इसको हमने प्रेशर पे चढ़ाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब तो तक वो- मटन तैयार होगा उतनी देर जी, तक जी, हम जी। साथ साथ ग्रेवी भी इसकी ग्रेवी। रेडी करते जाएंगे, ताकि जी, जी, जैसे ग्रेवी रेडी हो मटन भी रेडी हो, मटन को उठा के डाल दिया जाएगा कढ़ाई में और उसे फिर बनाया जाएगा बिल्कुल। और उसकी खुशबू से हमारा स्टूडियो जो है वो महक उठेगा। जी, बिल्कुल। तो अभी काफी हद तक ब्राउन हो गए हैं। जी, बिल्कुल। जो लहसुन है अब इसके अंदर जो है आप टमाटरों को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे और पकाने के बाद जो है 2-3 मिनट इसे बनाया जाएगा। जी बिल्कुल। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अच्छा बाजुकात ये होता है ना कि बना के दम पे छोड़ दिया जाता है, ऊपर चीज किसी न किसी चीज से भाग दिया जाता है ताकि प्रेशर बिल्ड हो। जी जी। ऐसे करना चाहिए या इसे हिलाते रहना चाहिए? टाइम अगर है तो स्लो आंच पे आप दम दे देंगे तो वो ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, लेकिन हमारे पास क्योंकि वक्त कम होता है, 1 जी, घंटे के अंदर हमने ये सेगमेंट जो है इसे निपटाना होता है, आपको जी। दिखाना भी होता है, लेकिन साथ साथ हम आपको लाजमी ये बताते रहते हैं कि चीज को मजीद बेहतर जो है वो किस तरह से बनाया जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टमाटर जो हैं इन्हें अब पकाया जा रहा है और हल्की आंच से इसी तरह पकाया जाएगा 2 से 3 जी, मिनट। बिल्कुल। उसके बाद जो है हम मिर्चें वो इसमें ऐड करेंगे। मसाले अच्छा, ऑयल का कितना अमल दखल होता है इस चीज के अंदर? मतलब अगर आपका ऑयल अच्छा है जी, जी। उससे हंडिया के टेस्ट पे कितना इफेक्ट पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है आपकी सेहत पे भी, आपके टेस्ट में भी काफी फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोग ऑयल होते हैं ना अच्छा अभी भी घरों के अंदर घी के अंदर हंडिया तैयार करते जी, जी, हैं। जी। तो घी में तैयार करना बेहतर होता है, ऑयल में तैयार करना बेहतर होता है? घी अपनी जगह पे, ऑयल अपनी जगह, दोनों के टेस्ट मुख्तलिफ अपना अपना है flavor- दोनों अपना का। अपना टेस्ट और ये डिपेंड करता है आप पे कि आप जी, किस जी, चीज जी। के अंदर जो खाना है उसे पसंद करते जी, जी, हैं। बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर आजकल मैं देख रहा हूँ कि ऑयल के पीछे दुनिया ज्यादा ऑयल भाग के रही है। पीछे ज्यादा है। उसकी क्या वजह है? ऑयल लाइट होता है, ये थोड़ा हैवी हो जाता है, हम्म। इस हिसाब से जो है ना ज्यादा जो है ना
ऑयल को ज्यादा पसंद अच्छा, कर रहे वैसे हैं लोग। कोरोना वायरस की सेकंड लेयर आ रही है, उस हवाले से भी कुछ बताए ना लोगों को कि किचन के अंदर किस तरह से, मतलब हम तो जनाब यहाँ पे कंप्लीटली रोजाना की बेस पे सैनिटाइज होता है जी, एनवायरनमेंट, जी। और इसे सैनिटाइज करने के बाद ही इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाता है। लेकिन घर के अंदर आप जब भी किसी किस्म का कोई चीज को कुक कर रहे हो, पका रहे हो, बना रहे हो, तो उसके लिए आपको एहतियाती तदाबीर जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि हम जो जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कढ़ाई हो या फिर कोई भी कटलरी का सामान जो हो, जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं किचन के अंदर, तमाम के तमाम को सैनिटाइज किया जाता है, अल्कोहल बेस्ड इनकी सफाई की जाती है, ताकि कोई किसी किस्म का कोई जर्म इसके ऊपर अगर मौजूद है तो वो यहाँ से उतर जाए। तो इसी तरह घर में आप जब कोई चीज बनाते हैं तो खास तौर पे, क्योंकि आप अपने खाने के लिए बना रहे हैं, आप घर वालों के खाने के लिए बना रहे हैं, तो सफाई का इंतहाई ख्याल रखें, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान भी है, और इसके साथ साथ कोरोना वायरस से बचाव का एक अहम तरीका भी सफाई के अंदर ही छुपा है। तो जितनी आप सफाई रखेंगे, हाथों को धोंगे, वॉश करेंगे हैंड्स को, उतना ही बेहतर होगा ये निजाम। तो टमाटर काफी हद तक मेरा ख्याल है अब गल चुके हैं, जी, जी। तो हमें हरी मिर्च ऐड कर देनी चाहिए। जी बिल्कुल। अरे मेरे कहने पे शेफ ने हरी मिर्च ऐड कर दी, इसका मतलब मैं किसी हद तक कुक बन चुका हूं अभी, बिल्कुल बन चुका और काफी चीजों के हवाले से मैं भी जान चुका हूं। वो कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, तो आपको देख के मैं रंग पकड़ना शुरू हो गया हूं, काफी चीजें बनानी आ गई हैं मुझे। तो मैं चाहता हूं आप रेसिपी को कंटिन्यू करें, जी जी। क्योंकि आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे वो भी बड़े अहम मेहमान हैं, क्योंकि मियां नईम साहब की अगर बात की जाए, ये इनके पास ओहदे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसके साथ साथ खाने के हवाले से मेरी इनके साथ जब भी बात होती है, गुफ्तगू होती है, तो मियां नईम साहब का इल्म इस हवाले से मेरे से ज्यादा ही होता है। कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है इनसे, कुछ ना कुछ नया सुनने को इनसे मिल जाता है, और फिर सुनने के बाद मेरा भी दिल चाहता है, और मैं भी चाहता हूं कि वो उसे जो है वो ट्राई करूं। तो मियां नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, 4 दफा PHMA के चेयरमैन रह चुके हैं, इसके अलावा चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए गारमेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है वो मेंबर भी हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। तो इनसे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि गुज़श्ता रोज जो है इमरान खान जो कि वजीर आजम है पाकिस्तान के, मियां साहब, उनकी जानिब से एक ऐलान किया गया कि बिजली को सस्ता कर दिया जाएगा। स्मॉल इंडस्ट्री के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया गया। कहा जा रहा है कि 16 वाला यूनिट अब 8 रुपए में मिलेगा, और स्मॉल इंडस्ट्री के ताजर जो है इस फैसले को सुनने के बाद कहा जा रहा है बहुत खुश हैं। लेकिन आपसे जब गुफ्तगू हुई, मुझे कुछ तजाद नजर आया इन चीजों में, क्या कहेंगे आप? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें, बज़ाहिर तो ये देखने में बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन अगर इसके इम्पैक्ट्स देखें तो जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पर इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन्होंने 2 फैसले किए हैं। एक तो जो पीक आवर्स है और ऑफ पीक आवर्स, वो उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया ऑफ पीक आवर्स में। तो पीक आवर्स का जो टाइम था वो 7 से 11 बजे, शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक का हुआ करता था, जब हमें डबल रेट जो है वो रेट्स जो है वो चार्ज होते थे इलेक्ट्रिसिटी के। तो लेकिन पिछले 3-4 साल से क्योंकि कंप्लायंसेस की वजह से कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो शाम 7 बजे के बाद चल रही हो। सारी इंडस्ट्री जो हमारी एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उसकी टाइमिंग सुबह 8 से 5 है, और 5 बजे तक ही वो इंडस्ट्री चलती है। दूसरी सबसे जो मेन वजह जो मेरे बताने की ये है कि इसमें देखें, बज़ाहिर तो ये अच्छा फैसला है, लेकिन ये किस इंडस्ट्री के लिए है? ये उस इंडस्ट्री के लिए है जो चलती ही 7 से 11 बजे रात को होगी। वो मुझे नहीं पता कि कौन सी इंडस्ट्री है। यानी आपके कहने का मकसद है SME सेक्टर सारे का सारा सुबह 8 से 5 बजे तक चलता है, मैक्सिमम 6 से 7 बजे तक हर चीज क्लोज हो, आपको भी पता है। नियर अबाउट 70 to 80% जो इंडस्ट्री, 90% इंडस्ट्री जो है 90% इंडस्ट्री वो क्लोज हो जाती है। तो इसमें देखें, करने के फैसले और बहुत हैं। अगर आपने जो आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, जो आपकी इकोनॉमी की बैकबोन है, अगर आपने उसको बचाना है, जो कि पिछले तकरीबन 20 साल पिछले देख लें तो 20 साल में हमारे पास इतने ऑर्डर्स नहीं थे जितने अब हैं। पूरी 110% जो है वो हमारी कैपेसिटी पे इंडस्ट्री चल रही है। तो ऑर्डर्स बहुत हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है, और हम हर जगह ये कह रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स को भी हमने ये कहा है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करें। हमारा इलेक्ट्रिसिटी रेट पहले ही आधा है, वो तकरीबन पहले 7.5 सेंट था, अब जो है वो 9 सेंट है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड और टेक्सटाइल सेक्टर है उसको इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी आपके कहने का मकसद है ये कोई बड़ा तीर नहीं मारा इमरान खान। लेकिन करने के काम और बहुत है, करने के काम और बहुत है कि हमारी जो रॉ मटेरियल है, जैसे कॉटन है, उसकी सीवियर शॉर्टेज है, ठीक है ना।
तो हम पिछले जिससे बिजनेस ने बढ़ना है। हाँ, जो हमारी इंडस्ट्री की लाइफलाइन है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, अगर वो रॉ मटेरियल ही हमें इन टाइम नहीं मिलेगा तो हमारी इंडस्ट्री किस तरह जो है वो कंटिन्यूसली चल सकेगी। लेकिन यहाँ पे मियां साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। यान के हवाले से आप हमेशा गुफ्तगू कर रहे हैं, जितने भी शोज में है कि शॉर्टेज होती चली जा रही है और मजीद बढ़ रही है। अगर हमारे मुल्क में उतनी जितनी प्रोडक्शन की जा रही है यान की, उससे ज्यादा हमें ऑर्डर्स मिल गए हैं और हम उन्हें तैयार करने में लगे हैं, तो पूरी तो नहीं पड़ेगी, उसे फिर क्या इंपोर्ट किया जाएगा? अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी अगर पूरा नहीं पड़ता तो? नहीं, ऐसी एक्चुअली बात यह है कि हमारे पास तकरीबन जो बेल्स हुआ करती थी ना, जो आज से 2 साल पहले, वो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब हमारी प्रोडक्शन थी पाकिस्तान की, जो कॉटन बेल्स की, जो अब कम हो के तकरीबन 70-80 लाख जो है वो बेल्स पे आ गई है। तकरीबन हाफ ऑफ द बेल्स जो है वो कर्टेल हो गई हैं हमारी प्रोडक्शन। तो पहले ये होता था कि जो हमारा एक्सेस, पहले डोमेस्टिक नीड पूरी होती थी, फिर जो एक्सेस था वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। तो लेकिन अब जो है वो यान तो जो है वो एक्सपोर्ट भी हो रहा है, और यान जो है हमें मिल भी जो है वो 2-2, 3-3 महीने की मिल्स डेट्स दे रही हैं, जो कि हमारी शिपमेंट डेट्स को जो है वो मीट नहीं कर पा रहे हम। तो हमने बेसिकली जो रॉ मटेरियल है उसकी शॉर्टेज है, और आने वाले दिनों में ये इतनी सीवियर होगी कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ रॉ मटेरियल की कभी भी कमी नहीं थी, हमारी रॉ कॉटन थी जो कि जिससे हमारा यान बनता है, तो इससे हमें हमारी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आने वाला है और पड़ रहा है। हमारे ऑर्डर्स लेट हो रहे हैं, हमें जो यान है वो तकरीबन 40% यान जो है पिछले 2 साल में वो उसकी कीमत, जो उसकी प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं। तो जो कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट है। उसे कंट्रोल किसने करना होता है मियां साहब? पॉलिसी मेकर्स ने। हम ये कहते हैं कि आप हमारे साथ बैठें, कॉटन पॉलिसी बनाएं, कॉटन इमरजेंसी नाफज करें, और जो पहले अपनी डोमेस्टिक नीड को गेज करें। जो हमारी इंडस्ट्री की डोमेस्टिक नीड है वो कितनी है, पहले उसको गेज करें। वो जितनी नीड है उसके मुताबिक जो है उतनी क्वांटिटी यान की हमें अवेलेबल होनी चाहिए, उसको इंश्योर करें हमारे साथ बैठ के। जो सारे स्टेक होल्डर हैं, जैसे स्पिनर्स हैं, वीवर्स हैं, डायर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, निटर्स हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन सब को बिठा के इन सब की बात सुने और उसके मुताबिक पॉलिसी को बनाएं। और कॉटन एरिया में, जो कॉटन ग्रोअर एरिया है, उसको जो कि पिछले 2-3 साल में शुगर केन एरिया में कन्वर्ट हो चुका है, उसको आप, जो कॉटन ग्रोअर है उसको आप इंसेंटिव दें, उसको अच्छा बीज दें, अच्छी पेस्टिसाइड दें, अच्छी फर्टिलाइज़र दें, जिससे, और उसको कॉटन सपोर्ट फंड दें, जैसे आप शुगर केन इंडस्ट्री को दे रहे हैं, जिससे वो मोटिवेट हो, दोबारा वो इसको काश्त कर सके जो कॉटन है। और हमारा कॉटन जो है हमारा वाइट गोल्ड है, ठीक है। तो ये हमारी इंडस्ट्री की बैकबोन है। हमारी 60%, मोर देन 60% इंडस्ट्री जो है वो कॉटन बेस्ड है। तो इस पे हमारे साथ बैठ के कोई पॉलिसी बनाएं। अगर आज इस पे कोई इनिशिएटिव ना लिया गया, इस पे कोई पॉलिसी मेकिंग ना की गई, तो आने वाले वक्त में मैं देख रहा हूं कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा हमें। अच्छा मियां साहब, आप चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी बराए गारमेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के। मतलब बड़े एक्सपोर्टर्स तो मौजूद हैं गारमेंट्स के, जो कि पहले एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ छोटी इंडस्ट्रीज भी मौजूद हैं, वो भी इंटरनेशनल इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनके साथ भी बिजनेस जो है वो दूसरे मुल्कों के लोग करें, लेकिन उनकी पहुंच, एक्सेस वहां तक नहीं है। उनकी एक्सेस वो किस तरह से वहां तक करें, कोई मशवरे उनको भी दें ताकि वो भी अपनी इंडस्ट्री को इसको फ्लरिश कर सकें, बढ़ा सकें। इसका जवाब लूंगा आपसे, लेकिन ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मियां नईम साहब मौजूद है। इंटरनेशनल इंटरेक्शन स्मॉल इंडस्ट्री की बायर्स के साथ करने के लिए ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू की जा रही थी, और मैं चाहता हूं उसी वाले से मियां साहब आप कोई उनको मशवरा दें ताकि इंडस्ट्री को कुछ बड़ा किया जा सके। देखें, हमारा जो इस पूरे स्नैरियो में अगर देखें, जो एक्सपोर्ट्स, मैं गारमेंट्स इंडस्ट्री के हवाले से बात करूंगा, तो इसमें 70% जो है वो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हमारे इंडस्ट्री है। लेकिन इसमें मिडल मैन भी तो होता है ना मियां साहब, के वो डायरेक्ट ना नहीं होते, मिडल मैन कोई आके उनसे लेता है और आगे एक्सपोर्ट करता है। ये वे ऑफ बिजनेस है ना। देखें, बाइंग हाउसेस के थ्रू भी ये काम चल रहा है। जैसे आप इंडेंटिंग की बात कर रहे हैं, जो इंटेंडर्स हैं, जो ऑर्डर्स बाहर से लेते हैं और फिर छोटी और स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेस हैं उनको वो ऑर्डर्स प्लेस करते हैं।
ये आपकी बात ठीक है, मैं ये आपकी बात मानता हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त तो जो पोस्ट कोरोना सूरत हाल है, इस वक्त तो ना बड़ा एक्सपोर्टर ट्रैवल कर रहा है ना छोटा कर रहा है। तो ऑर्डर्स जो है वो उसके लिए ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, बाहर जो है टिल्टेड है पाकिस्तान की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑर्डर्स जो है वो बेशुमार पाकिस्तान में आ रहे हैं, और इतने आ रहे हैं कि वो हमारी जो कैपेसिटी है वो फुल से भी ज्यादा Exceed कर गई है। ज्यादा ऑर्डर्स हैं हमारे पास। तो देखें, ट्रैवलिंग इज द बिगेस्ट एजुकेशन, और ट्रैवलिंग में बिजनेस इज द नेम ऑफ फेस टू फेस मीट। तो ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि जब तक आप किसी कस्टमर के पास जाके उससे फेस टू फेस मीटिंग नहीं करेंगे, उसको अपनी गट शेयर नहीं करेंगे, तो उसको अपनी कैपेसिटी, अपना गारमेंट्स उसको फिजिकली नहीं शो करवाएंगे, तो ऑर्डर्स मिलने मुश्किल है। यही मियां साहब मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली आज के शो में मैं कुछ इस तरह की टेक्निकल गुफ्तगू आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सपोज एक पर्सन है जिसकी फैक्ट्री है, अब वो उसने ये देखना है कि मैं गारमेंट्स अगर तैयार कर रहा हूँ, इसकी मार्केट कहाँ पे है, अगर बाहर एक्सपोर्ट वो करना चाह रहा है, किन कंट्रीज की तरफ रुजू करे और वहां पे जाके किन लोगों से मिले और किन लोगों के साथ इंटरेक्शन करे जिससे उसको ऑर्डर्स मिल सकें। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनका कहना है कि माल बना रहे हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, वो फिर सस्ते दामों भी निकालने पे राजी हो जाते हैं। इंटरेक्शन, इंटरनेशनल इंटरेक्शन किस तरह से वो बढ़ाएं, किस मुल्क की तरफ जाएं? देखें, जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं वो तो यूरोप है और अमेरिका है और कनाडा है। तो लेकिन जो हमारी नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं, जैसे अफ्रीका है, जैसे फॉर ईस्ट है, मिडल ईस्ट है, अब चाइना में भी पाकिस्तान की चीज़ें जाने शुरू हो गई हैं। तो इसके लिए ये सबसे पहले तो करना ये चाहिए कि जिसने भी ये काम शुरू करना है वो जो है वो हमारे ट्रेड मिनिस्टर्स जो हैं, हमारे कमर्शियल मिनिस्टर्स जो हैं वो, और हमारे कमर्शियल अटैचीज जो हैं वो फॉरेन जो हमारी एम्बेसीज हैं उनमें वो मौजूद हैं, उनके पास बायर्स का डाटा है, उधर से वो डाटा लेके बायर्स का उनसे इंटरेक्ट करके जो हमारे कमर्शियल काउंसलर्स हैं हमारी बाहर एम्बेसीज में, उनकी जॉब यही है कि उन्होंने हमें वो डाटा फार्म करना है कि यहाँ ये कस्टमर मौजूद है और इतनी इसमें पोटेंशियल है। तो उनसे वो डाटा कलेक्ट करें और फिर उनको अपने गारमेंट्स के जो स्टाइल्स हैं उनकी वो जो डिज़ाइनिंग है वो सारी भेजें। अगर कोई इंटरेस्ट शो करे तो उसको फिजिकल गारमेंट्स बना के भेजें और फिर उनसे इन्विटेशन मंगवाएं, और फिर आप जो प्रोसेस है वीज़ा का वो लगवा के वो आपको इनवाइट करे। मियां साहब, ये 90% एसएमईज को नहीं पता थी जो बात आपने बताई है। यकीन जानिए, बहुत सारे लोग बढ़ना चाहते हैं आगे, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म ही नजर नहीं आता। प्लेटफॉर्म उससे मिलेगा जिसे इस चीज का इल्म होगा। तो ये इल्म फराम करना ही तमाम चीजें होती हैं। और इस हवाले से भी मुझे बताइएगा, ये जो फेडमिक है इससे एसएमई सेक्टर को कितना फायदा पहुंचेगा, या ये बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए ये? नहीं इसमें ऐसा सच इसको किसी तरह भी कैटेगराइज नहीं किया गया। इसमें 2 एकड़ से लेके 1 एकड़ से लेके 100 एकड़ तक 200 एकड़ तक प्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसको जितनी मकदार में अपने काम के हिसाब से चाहिए 1 एकड़ भी ले सकता है, 2 एकड़ भी ले सकता है, 4 एकड़ भी ले सकता है। उसकी डिपेंड करता है कि उसके पास कैपेसिटी कितनी है, उसने कितनी बिल्डिंग बनानी है, कितनी उसने मशीनरी लगानी है। तो फेडमिक एक गेम चेंजर है पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक जोन है, तकरीबन 8000 एकड़ पे मुहित है ये, और इसमें जो है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, इसमें जो गैस इलेक्ट्रिसिटी है, सुई गैस है, इसमें बाउंड्री वॉल है, इसमें और एक आपने बहुत बड़ा काम किया है, चनाब क्लब बनने जा रहा है जो वहां पे, उस हवाले से भी बताएं थोड़ा। हाँ जी, तो इसमें सिक्योरिटी का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और जो भी एक प्रेमिसेस में जो भी किसी डेवलप्ड कंट्री के किसी भी डेवलप्ड जो इंडस्ट्रियल एरिया उससे इसको कंपेयर किया जा सकता है और प्राउडली कंपेयर कर सकते हैं आप। तो ये एक गेम चेंजर है। इसमें टैक्स 10 साल का टैक्स हॉलिडे है, तकरीबन जो इंडस्ट्री लगानी आज शुरू करे तो अगर उसने कोई मशीनरी मंगानी है तो वो सारी टैक्स फ्री है और ड्यूटी फ्री है। लेकिन यहाँ पे मैं ये जानना चाह रहा हूँ मियां साहब, ये 10 साल के लिए जो टैक्स रिलैक्सेशन है, ये जब इंडस्ट्री लगाएगी तब से ये मुद्दत शुरू होगी या अभी से ये स्टार्ट है? नहीं, ये अभी से स्टार्ट है। जिस दिन उसकी उसको अलॉटमेंट लेटर इशू हो जाना है उसकी साइट का, तो उस दिन से ये उसकी टैक्स 10 साल की टैक्स हॉलिडे शुरू हो जाएगी। उस दिन से स्टार्ट होगा ना, जब वो उसके नोटिफिकेशन जाहिर है जिसने इंडस्ट्री बनानी है उसने तो जिस दिन वो शुरू करनी है, उस प्रोसेस शुरू करना उस दिन से ही उसी को मिलेगा ना। उसने मशीनरी इंपोर्ट करनी है, उसने और चीजें इंपोर्ट करनी है, वो सारी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होंगी, उस पर कोई टैक्सेस और ड्यूटीज, कोई लेवीज, कोई किसी किस्म का कोई नहीं होगा। और जैसे आपने चनाब क्लब का बताया, तो वहाँ चूंकि फॉरेनर्स बहुत आ गए हैं,
और तकरीबन 120 चाइनीज़ कंपनी जो नियर फ्यूचर में वो रीलोकेट हो रही हैं अल्लामा इकबाल जोन में। तो उनके लिए कोई एंटरटेनमेंट की जगह भी चाहिए थी, कोई ऐसी जगह चाहिए थी कि जहां वो बैठ के कम्युनिटी, मैं वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, जहां वो कम्युनिटी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इकट्ठी होकर शाम को वो जो है वो एंजॉय कर सके, खाना खा सकें, गपशप लगा सकें। तो उसके लिए नियर फ्यूचर में तो हमने ये प्लान किया कि वहाँ जो चिनाब क्लब के साथ हमने MOU साइन किया फेडमेक ने, कि वहाँ बैठ के जो है वो अपना जो सारी दिन की है हेक्टिक होती है बंदे को, हेक्टिक लाइफ है, और वो बंदा शाम को बैठ के रिलैक्स हो सके। तो 25 एकड़ जगह जो है वो हमने फेडमेक ने इनको जो है वो सेल की है चिनाब क्लब के लिए, और इंशाल्लाह विद इन 2 इयर्स वहाँ एक प्रेमिसेस बन जाएगा जिसमें रेस्टोरेंट्स भी होंगे, जिसमें स्विमिंग पूल भी होगा, जिसमें जिम भी होंगे, जिसमें रेजिडेंशियल रूम्स भी होंगे। जो हमारा कोई बाहर आना चाहे, जो बाहर से कोई गेस्ट आना चाहे, चूंकि वो शहर से काफ़ी दूर है, तो अगर वहाँ पे करना चाहे तो वहाँ उसको एक ऐसा सेकंड होम एटमॉस्फेयर जो है वो प्रोवाइड कर सकें। अच्छा मेयर साहब ये बताइएगा, इमरान खान की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है किसी न किसी हद तक तो फायदेमंद है, बहुत सारी इंडस्ट्री इससे फायदा भी उठाएगी। आप क्यों कहते हैं ये कि जो ज्यादा का बेहतर काम था वो करना चाहिए था, या इसके मुतबादल अगर देखा जाए कुछ दूसरे फैसले जो आप बता रहे थे कि उनको ये करने चाहिए थे प्रायोरिटी पे, कि ये फैसला प्रायोरिटी पे नहीं था, स्मॉल इंडस्ट्री इससे फायदा नहीं उठाएगी? नहीं, मैंने कब कहा ये गलत फैसला? मैंने बिल्कुल हरगज नहीं कहा मैंने गलत फैसला। मैंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर ने, देखें, जो अच्छा इकदाम गवर्नमेंट करेगी हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। मैंने उसको कोई ऐसा, मैंने उसमें ऐसा कोई ये नहीं कहा कि उसको मैं अप्रिशिएट नहीं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। देखिए उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, उनकी एक वो काम कर रहे हैं, इस सिमत उनकी दुरुस्त है कि हमने इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलीफ देना है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे कोई असर पड़ेगा इसका? देखिए मैं फिर ये कह रहा हूं कि मुझे वाकयाता नहीं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि ये किस इंडस्ट्री को पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री कंप्लायंसेस के बाद 6 बजे 5-6 बजे के बाद जो है वो ओवर टाइम वाला सिस्टम खत्म हो चुका है हमारी इंडस्ट्री में। जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसको शायद इसका फायदा जरूर पहुंचेगा। जो हमारी लूम इंडस्ट्री है वो 24 घंटे हमारी इंडस्ट्री चलती है, उसको डेफिनेटली इससे फर्क पहुंचेगा और ये अच्छा इकदाम है। लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के हवाले से आपने, एज फार एज आप मुझसे, जो चूंकि मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं, तो अगर उसके हवाले से पूछें तो उस पर इतना बड़ा इंपैक्ट इससे कोई आने वाला नहीं है। इतना बड़ा अगर कोई फैसला करना जा रहे थे, इनका जो थिंक टैंक था उसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलके या SMEs के साथ मिलके कोई फैसला सुनाते, ये खुद ब खुद ही कर दिया जाता है। मतलब देखें यही मैं कहना चाह रहा था, आपने सही पॉइंट आउट किया कि वो फैसले जो इंडस्ट्री और उसके स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर करने चाहिए, उनमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, उनमें एक गैप है, जिसकी वजह से जो डिमांड की जा रही होती है वो गवर्नमेंट पूरी नहीं कर पा रही होती। वो उनकी, देखें, वो काम करना चाह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की नीयत पे शक नहीं है, हम नहीं शक करते, हम पॉलिसी मेकर्स की नीयत पे हम शक नहीं करते, हम समझते हैं कि वो काम करना चाह रहे हैं। लेकिन तनकीद करने का मकसद ये होता है कि इसे मजीद बेहतर किया लेकिन इसमें ये है कि इसको ऐसे किया जा सकता था कि जो हमारा जो इंडस्ट्री का था वो ऑल ओवर रेट्स जो हैं वो हमारे 7.5 सेंट कर देते, जो हमारा लास्ट ईयर था, ताकि इंडस्ट्री का कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम हो जाता और हमें उससे जो हमारा कस्टमर है उसको जो प्राइसेस मांग रहा है उसको, अब डॉलर्स भी देखें ना, डेप्रिसिएशन के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। डॉलर की तकरीबन 11 रुपए डेप्रिसिएशन हुई है। इस डेप्रिसिएशन के बाद देखें जो ऑर्डर्स आज से 3-4 महीने पहले हमने बुक किए हुए थे, अब उसका इम्पैक्ट आएगा कि उसमें 6-7 रुपए 8 रुपए 3-4 महीने में निकल गए, तो वो किसने पूरे करने हैं? तो हम ये कहते हैं कि एक तो जो हमारा रेट्स हैं करेंसी के, जो डॉलर के रेट, इसको स्टेबल करना चाहिए गवर्नमेंट को। किसी एक जगह ये तकरीबन 6 महीने के लिए एटलीस्ट स्टेबल हो, ताकि हमें पता हो कि हमने जो सीजन बुक करना है, जो ऑर्डर्स हमने बुक करने हैं 6 महीने के लिए, हमने इस रेट पे करने हैं और फिर ये वो रेट रहना चाहिए। तो ये चीज़ें करने वाली हैं, ये बैठ के इंडस्ट्री की मुशावरत के साथ ये चीज़ें करनी चाहिए। वो यकीनन ये ऑफिशियल्स के पास हमारी बात पहुंची है, वो यकीनन ये सोच रहे होंगे और यकीनन उस पर उनको काम करना चाहिए कि जो डॉलर जो रेट्स हैं उसको स्टेबल करना चाहिए, ताकि उसमें स्टेबिलिटी आएगी
तो हमारी हम जो उसकी एक्सपोर्ट्स है उनका फायदा होगा। हम उनकी जो कॉस्ट है, जो कस्टमर को हम कॉस्ट देते हैं एक सीजन के लिए, कम से कम वो एक सीजन प्रिवेल करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, तो ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं किचन में मैं मौजूद हूं, हमारी हंडिया काफी हद तक तैयार हो चुकी है। इसका अरोमा जो है वो पूरे स्टूडियो में हमें बहका रहा है, महका रहा है। तो जनाब शेफ से जानते हैं कि कितनी देर और लगेगी, क्योंकि जहां तक मुझे नजर आ रहा है काफी हद तक गल चुका है। और मियां साहब क्योंकि बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं खानों के साथ, तो उनका कहना था कि अरोमा से लग रहा है कि हल्दी ज्यादा डल गई है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कितना रेडी हो चुका है, कितनी देर और लगेगी? ये तकरीबन फाइनल हो चुका है। फाइनल हो चुका तो है? जी जी, अभी गार्निश करनी है हमने। और अच्छा, वैसे सर्व करना है। गोश्त मुकम्मल तौर पे गल चुका है इसका? जी आपने बिल्कुल चेक किया? जी, गल चुका है। ठीक है, इसको तैयार है जी। थोड़ी देर और इसे पकाएंगे जी, ताकि मजीद गोश्त जो है वो नरम हो जाए, जी। और उसके बाद इसे हंडिया में पोर करने के बाद गार्निशिंग की जाएगी। जी। गार्निशिंग किन किन चीजों से की जाएगी? जिंजर है हमारे पास और धनिया। धनिया और जिंजर इसके साथ की जाएगी। मोस्टली लोग इसके ऊपर लेमन जूस भी जो है वो जी, डालते जी। हैं। उससे क्या होता है, मतलब वो बेहतर होता है डाइजेशन के लिए और टेस्ट के लिए? जी बिल्कुल बेहतर होता है। वो प्लेटिंग करेंगे जब उसके साथ हमने लेमन सर्व करना है। अच्छा, मैं चाहता हूँ अब इसे लगा दिया जाए, क्योंकि ये नीचे लगना शुरू हो गई है। जी, जी, जी। और जब नीचे लगना शुरू हो जाए उससे टेस्ट खराब होता है, तो अब इसे हंडिया के अंदर पोर कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ आप इसे पोर करके प्रेजेंट करें। तब तक हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं, मियां नईम साहब, मैं उनके पास चलता हूँ और उनसे मजीद गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि खानों के हवाले से मियां साहब का भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और ऑर्गेनिक फूड को हमेशा तरजीह देते हैं मियां साहब। मियां साहब क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक फूड के बड़े दीवाने हैं आप, और ऑर्गेनिक फूड से आपकी सेहत बड़ी अच्छी रहती है, आपके जो बाल छाल कारे हैं, और फिटनेस का राज शायद यही है, क्या कहेंगे? आपने फोकस मेरे पे किया, फूड पे रखा है। फोकस आपका फूड पे होना चाहिए। फूड वो कहते हैं ना, जो खाता है वो दिखता है। देखें, जो ऑर्गेनिक फूड है ना, वो मैं समझता हूं कि हमारी बेसिक नेसेसिटी है। और ऑर्गेनिक तो अब नाम ही रह गया किसी चीज़ में, अब ऑर्गेनिक तो है कोई नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ना हमारे स्पाइसेस जो हैं वो उसको किसी ने कोशिश की है कि उस पर कोई चेक लगाया जाए। तो स्पाइसेस भी जो हैं वो आपको पता ही है कि वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इसकी कंप्लेंट्स करते रहते हैं। लेकिन मियां साहब एक चीज मैं देख रहा हूँ, आजकल जिनके पास रिजक अच्छा है और पैसे ठीक ठाक हैं, उनमें एक शौक पाया जाता है, वो है गार्डनिंग का। तो खुद गार्डनिंग करके घर के लॉन में या फिर कोई अलग जगह ले ली जाती है, वहाँ पे स्पाइसेस भी उगाए जाते हैं, वहाँ पे सब्जियां भी उगाई जाती हैं, ताकि ऑर्गेनिक चीजें घर में बना सकें। ये ट्रेंड अब आजकल कुछ हम तो मैसेज की बात करेंगे ना, जिनके पास ये फैसिलिटी है वो मेरा शायद 2-3% होंगे, बाकी 92% या 90%, 10% होंगे, 10% होंगे, बाकी 90% हमने मैसेज की बात करनी है, जिनको ऑर्गेनिक फूड क्या, उनको फूड ही अवेलेबल नहीं है माशाल्लाह से। और लेकिन देखें, मैं ये समझता हूँ कि जैसे आप भी रियल फूडी हैं, मैं भी रियल फूडी हूँ, तो फूड पे तो हमारी स्पेशलाइजेशन है। तो अच्छा, फूड पे बात करते हुए ना ज्यादा बात भी नहीं हो पाती, क्योंकि मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। अरोमा इतना जबरदस्त है कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा। और मैं वो हल्दी का मैंने इसलिए कहा था कि वो हमें पता चल जाता है इंग्रेडिएंट से, कि क्योंकि इसका शौक है हमें। अच्छा मियां साहब, खुद भी कभी खाना बनाया? नहीं, ऐसा सच मैंने खुद कभी इतना ज्यादा मैं बनाने, लेकिन मुझे बनाना आता है, मैं बना सकता हूं। आता है। और खास तौर पे जब हंडिया बन रही होती है, पास मौजूद हो, बंदा बता सकता है कि इसमें इतनी चीज ये डाली जाए, अगर इस तरह से कर लो तो मजीद। जब हम ट्रेवल करते थे ना बाहर, जब हमें फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता था, तो वहाँ हम जो है वो मैं कुकिंग कर लेता था। काफी अच्छे 3-4 किस्म के जो मैं ऑमलेट्स जो हैं वो मैं बना लेता हूँ, और 3-4 किस्म के जो फिश के जो उसकी रेसिपीज हैं वो बना लेता हूँ। जनाब, फिश की रेसिपी हमें जरूर बताएं, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं और फिश के मतवाले जो है वो रोज रात को बाहर निकलते हैं कि कहीं ना कहीं से फिश जो है वो खाई जाए। किसी दिन मुझे शेफ के साथ रिप्लेस कर देना, तो मैं वहां खड़ा होकर आपको फिश के मुतल्लक जो है वो उसकी रेसिपीज भी बता दूंगा, और उसके मुतल्लक ये भी बता दूंगा कि, और मुझे ये भी पता है कि फिश जो है वो कौन कौन सी जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, और कौन कौन सी है, उसका क्या क्या टेस्ट है। अच्छा मियां साहब, टेस्ट और ताकत ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, और आप क्या कहेंगे टेस्ट के हवाले से सबसे बेहतरीन फिश कौन सी है
और ताकत के हवाले से सबसे बेहतरीन? देखिए, अगर आपने कोरमा टाइप और सालन टाइप बनानी है तो उसमें शंगारी जो है वो नंबर 1 है। शंगारी और ब्लैक रोहो, जिसे रो कहते हैं हम पंजाबी में, तो इसका जो सालन है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। और जो आपने स्टेक बनाना है, स्टेक में आप सॉल फिश, बहुत ज़बरदस्त उसका स्टेक बनता है। सालमन का स्टेक बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो स्टेक में तो ये फिशेज हैं। अगर आपने फिंगर फिश बनानी है तो उसमें फिर फ्राई आ जाता है। फ्राई में तो आप कुछ भी फ्राई कर सकते हैं ना। बारबेक्यू आ जाता है। बारबेक्यू में तो सॉल का, क्योंकि वो बोनलेस होती है, तो जो भी बोनलेस होगी उसका ही बनेगा बारबेक्यू, और दूसरी किसी का बन नहीं सकता। और जो तलने में है वो तलापिया बहुत ज़बरदस्त है। तलापिया की एक ज़बरदस्त किस्म की फिश है, शायद फैसलाबाद में वो कम आती है। और पॉम्पलेट जो है वो बहुत ज़बरदस्त फिश है। और उसमें फ्राई के लिए जो जिसे हम पंजाबी में दमड़ा कहते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त फिश है। पाम बड़ी ज़बरदस्त फिश है, बाम जिसे कहते हैं। अच्छा मियां साहब, ट्राउट के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, वो रेयर है ट्राउट जैसा। तो अब जो वाइल्ड ट्राउट है ना, वो अब नापैद हो चुकी है। ये फार्मिंग बन रही अब है ये जहाँ फार्मिंग वाली है। वो फार्मिंग वाली फिश जो ऐसे ही है जैसे आपने ब्रॉयलर खा लिया, तो कैसे वही फीड देते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट जो ब्रॉयलर को देते हैं। क्योंकि और अगर बात की जाए ट्राउट की, तो ये कहा जाता है कि ये पानी के बहाव के मुखालिफ सिमत में तैरती है। तो आप अगर उसको बना रहे हैं उसमें फार्मिंग में, तो ना तो वो उस तरह से ताकत होगी उसमें, और ना ही वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ वो उसकी अफजाइश हुई होगी। तो इस हवाले से भी बताइएगा, इससे कितना फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली इससे मैंने वही कहा कि इसमें वो टेस्ट नहीं होगा जो रॉ, जो वाइल्ड, जो सही दरिया से शिकार की हुई हो, पकड़ी लेकिन हुई करते हैं लोग आज भी। नहीं, अभी है। जैसे सतपारा लेक है जो स्कर्दू में, वहां मैं दुनिया में सबसे ज्यादा ट्राउट जो है वो सतपारा में पाई जाती है। वो सतपारा लेक की जो ट्राउट है ना, उसका टेस्ट ही और उसका साइज भी बड़ा है। वो मैंने खुद जाके सतपारा में मैंने खुद पकड़वा के अपने सामने उसको, वो क्या करते हैं कि उसको सिर्फ वो नमक और हल्की सी ये ददड़ मिर्च जिसे कहते हैं, इसका एक पानी में पेस्ट बना के इसको और सिंपल ऑयल में इसको फ्राई कर लेते हैं। और उस जैसा टेस्ट किसी फिश का नहीं है, और ज़बरदस्त फिश है। और जैसे तलापिया मैंने कहा, तलापिया अगर आप खाएं ना, वो ज़बरदस्त फिश है, ज़बरदस्त है। वो आप कह लें ट्राउट की चचाजाद बहन है वो। तो उसमें और ट्राउट में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, ये सेहत पे के लिए भी फिश बहुत अच्छी है। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको टेस्ट के हवाले से तो जानते हैं, लेकिन सेहत पे इसके कितने पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं इस हवाले से नहीं जानते। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इसके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड है, प्रोटीन का एनरिच सोर्स है ये आपका, और आपके मसल मास को इंक्रीज करता है, फैट को डिक्रीज करता है, आपकी हेल्थ के लिए बेहतर है, आपके हार्ट के लिए बेहतर है, आपके विजन के लिए बेहतर है, आपके बालों के लिए बेहतर है। तो हमें इसे अपनी डेली डाइट में कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए, उससे बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं। ये ब्रॉयलर से तो अच्छी है। ये जो ब्रॉयलर खाते हैं ना ये हम घरों में, इससे तो 1000 दर्जे फार्मिंग फिश, जो फार्मिंग फिश है ना, वो भी इससे अच्छी है। वो कम से कम उसमें ओमेगा 3 तो होता है ना। अब उसकी, अच्छा, अब ऐसे फार्म्स आ गए। हमारा एक दोस्त है, उसने घरों में एक तकरीबन 160 एकड़ में एक फार्म बनाया है, जहां वो फार्म में ऑर्गेनिक जो फीड है ना वो दे रहे हैं। वो सोयाबीन केक इंपोर्ट करके थाईलैंड से, तो वो सोयाबीन केक उसको दे रहे हैं फिश को। वो फिश है तो वो फार्मिंग वाली, लेकिन वो जो उसकी जो ग्रोथ हो रही है ना, वो बिल्कुल नेचुरल वे में हो रही है। उन्होंने बड़े बड़े यार्ड्स बनाए हुए हैं, जिसमें वो मैं खुद फिजिकली जो मैं वो देख के आया था। तो वहाँ उन्होंने सॉल भी डाली है, उन्होंने तलापिया भी डाली है। उनके पास प्लेंटी ऑफ उनके पास वैरायटी है, पॉम्पलेट भी है। यहाँ पे मियां साहब ये देखने को आता है कि अगर आप इस तरह से फिर इनकी फार्मिंग करेंगे, रेट बढ़ जाता है। मतलब मार्केट में तो आपको पता है ये कॉस्ट जो है वो बड़ी इफेक्ट करती है। कॉस्ट इफेक्टिव चीजें होनी चाहिए। अगर एक बंदा वही फिश 1000 रुपये किलो दे रहा है, तो दूसरा अगर 1100 देगा, तो 1000 वाले के पास ज्यादा रश होगा। देखें, वो उसने तो अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो उसकी उसमें इसमें से निकालनी है ना। जो उसने, देखें, एक बंदा सपोज 100 रुपए केजी वाली या 10 रुपए केजी वाली जो है वो फीड दे रहा है, एक बंदा वो 500 रुपए केजी वाली फीड दे रहा है, तो वो उसकी जो उसका जो इम्पैक्ट आएगा, उसकी जो कॉस्ट आएगी, वो तो जो उसकी ब्रीड है उसी से ही निकालेगा ना। तो लेकिन वो लोगों को, जिन लोगों को वाइल्ड फिश खाने का शौक है, जैसे मैं फार्मिंग फिश नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता, ना मैं ब्रॉयलर खाता हूं। तो हमें ढूंढ लेते हैं हम समुद्र की या सी या रिवर
ये मैं खुद शिकार करता हूँ। पहाड़पुर थल लिया हम जाते हैं हर साल दिसंबर जनवरी। तरीमू भी है वहाँ पे ले जाते हुए तो वहाँ हम जाके वो वहाँ 8-10 किस्म की जो फिश है वो वहाँ पाई जाती है। तो वहाँ हम जाके वो जो है ना वो लेके आते हैं और पकाते हैं, वही खाते हैं, सारा साल उसको स्टॉक कर लेते हैं, तो सारा साल खाते रहते हैं। मियां साहब, हमारे शेफ ने डिश तैयार कर दी है, कलर से आपको क्या लग रहा है? देखने में से तो बहुत अच्छी है। देखने में तो अच्छी है जनाब, और टेस्ट में भी अच्छी होगी, क्योंकि शेफ जो हमारे जहांगीर हैं वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं जी आज की डिश आपको पसंद आएगी, क्योंकि हमारी तरफ से तो ये भरपूर कोशिश होती है कि जो भी डिश तैयार की जाए उसमें जान लगा दी जाए, टेस्ट अच्छा हो, क्योंकि हम सिर्फ उस चीज़ को नहीं बना रहे होते, हज़ारों लोग होते हैं जो कि उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और घर पे बनाने की कोशिश करते हैं। फीडबैक भी हमें आता रहता है और लोगों का यही कहना होता है कि घर पे भी वो जब बनाते हैं तो सेम टेस्ट यानी अच्छा टेस्ट उनको मिलता है। अच्छा, मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं ब्रायलर के हवाले से। बहुत सारे लोगों में ये मिसकॉन्सेप्ट पाया जाता है कि इसका खाने से नुकसान होता है, लेकिन फायदा भी तो है ना। प्रोटीन का चीपर सोर्स है ये, और अगर एशिया की बात की जाए इसे प्रोटीन सिक जो बरे-आज़म है वो कहा जाता था। इसी वजह से लोगों की हाइट छोटी रहना शुरू होगी, तोन निकलना शुरू होगी, क्योंकि फैट कंजम्पशन, कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन ज्यादा थी और प्रोटीन कंजप्शन कम थी। क्या कहेंगे इस सवाल? देखिए, मेरा इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और वो रहेगा, हमेशा रहेगा। देखें, इसमें जो फीड, जहाँ जो फीड मिल्स हैं, आप उसमें जाके 10 मिनट के लिए खड़े होकर देख लें जहाँ फीड बनती है। अगर आप उसको फिजिकली बनते हुए देख लेंगे ना तो आप ब्रॉयलर कभी नहीं खाएंगे। तो इतनी गंदी खुराक उसको दी जाती है, उसकी फीड जो है वो वेस्ट से बनती है। लेकिन हमें वैसे भी देखना चाहिए कि ऑर्गेनिक चीजों की तरफ आना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड यूज करना चाहिए, ताकि आपकी सेहत पे मुस्बत असर इसका पड़ सके। तो बहुत शुक्रिया मियां नईम साहब, आज के शो के अंदर आप आए और बहुत मुफीद मशवरे जो है वो आपने हमें भी दिए, गवर्नमेंट के हवाले से भी गुफ्तगू की, और ये भी कहा कि पॉलिसी मेकर्स को कुछ ख्याल करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के कारोबार में, मैशियत में मजीद मजबूती जो है वो आ सके। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।